सर, जो केस स्टडी आपने बताई थी माँ और जीएफ वाला, मैंने बहुत विचार किया। मेरे अनुमान से उसका आंसर ये है कि वो लड़का शादी ही नहीं करेगा, फिर मुसीबत टल जाएगी। टल जाएगी इससे मुसीबत, जब उसकी जीएफ ने कह दिया है कि अगले 10 सेकंड के अंदर मुझे हाँ बोलो वरना आग लगा दूंगी, तो उससे टल कैसे जाएगी मामला? इतना गोलू गोलू समाधान करेंगे ना, तो आईएएस का एग्जाम दे लो, पटवारी वाला एग्जाम दे रहे आप लोग, है ना? थोड़ा आईएएस लेवल का कुछ बताओ। मैंने सुना है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा उसके घर के किचन और वॉशरूम को देख के लगाया जा सकता है। अगर हाँ तो कैसे? इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर का वो हिस्सा चमका के रखता है जहां बाकी लोग आते हैं। असली बात को कितना सफाई पसंद है, कितना करीने से रहता है, वो घर के उन हिस्सों को देख के पता लगेगा जो सामान्यतः बाकी लोगों के बीच में नहीं। तो जैसे आपके रूम में अगर आपके पेरेंट्स कभी आए तो एक अलमारी जैसा कुछ होता है, उसे पर्दा आ जाता है तुरंत, उसके ऊपर सारा इकट्ठा करके पटका, उसके ऊपर एक चादर डाल दी तुरंत। तो अगर जो हिस्से छिपे हुए हैं उन्हीं हिस्सों से पता लगेगा ना कि दरअसल व्यक्ति कितना सलीके वाला है, तरीके वाला है। इसलिए बोलते होंगे सूचना के अधिकार के तहत बार बार आपने सूचना मांगी तो एक समय के बाद जवाब मिलना क्यों बंद हो गया था, इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने मतलब स्पेसिफिकली मुझे ऐसा करना चाहा। जब आप पहली बार जवाब मांगेंगे तो वहां के लोग डर रहे होते हैं कि जवाब नहीं दे तो फंस जाएंगे, तो जवाब आ जाता है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो सब लोग भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं कैसे हैंडल करना है। तो धीरे धीरे सूचना नहीं देने के बहाने उनके पास मजबूत हो गए, और सबसे ठोस बहाना एक ही है कि यह सूचना देना लोकहित में नहीं है। तो केवल यूपीएससी नहीं, अधिकांश सरकारी संस्थाएं बहुत सारे ऐसे पत्रों का जवाब ये कह के मना करने लगी कि लोकहित में नहीं है। इसका तरीका है कि आप अपील करें, अपीलेट अथॉरिटी जवाब देगी, और ये सब तो बाई पोस्ट ही हो जाता है, जाना भी नहीं पड़ता इसके लिए। तो मैंने अपील भी की, वहां से भी जवाब आया कि हाँ ठीक जवाब दिया गया आपको। अब उसके बाद एक ऑप्शन है कि सीआईसी में जाए, उतनी फुर्सत थी नहीं ना, उस सूचना के बिना मेरा जीवन खत्म हो रहा था। वो तो मैं ऐसे शौक में मंगवा रहा था सूचना कि मिल जाए, थोड़ा सा बेहतर विश्लेषण हो जाए। वो सूचना नहीं मिली तो नहीं मिली, उससे पहले अगर फर्क पड़ रहा होता कुछ खास तो फिर मैं सीआईसी में जाता। तो मेरा ख्याल है कि 2-4 बार कोशिश करते तो सूचना मिल ही जाती। इसलिए अगर आप अड़ जाएं कि सूचना लेनी है तो प्रायः मिल जानी चाहिए, कोई बहुत लंबा मसला नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अमेरिका से भारत आया तथा वह वहां के मूल्यों और प्रतिमानों जैसे लिव इन को स्वीकार करता है, भारत में उसके उन मूल्यों को इस आधार पर सही माना जाए कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद के तहत मूल्य अलग अलग होते हैं, तथा उसे भारत उन मूल्यों को धारण करने की सामाजिक छूट प्रदान की जाए, या फिर भारतीय समाज को ध्यान में रखते हुए उस मूल्य को गलत माना जाए क्योंकि वह यहाँ के लिए सांस्कृतिक सापेक्षवाद के तहत सही नहीं है। और अगर हम उसे गलत मानते हैं तो क्या यह निजाति केंद्रीयता से ग्रसित विचार नहीं होगा? ऐसा नहीं। इसका मतलब जिस कल्चर में जो चीज है यदि वो मानव के विरुद्ध नहीं है तो वो उसके हिसाब से ठीक है, इतना ही मानना होता है। और मुझे तो आजकल लगने लगा कि भारतीय संस्कृति ये शब्द अपने आप में बहुत ही भ्रामक शब्द है। आपको पता नहीं लगता है, नहीं लगता, मुझे तो बहुत गंभीरता से लगने लगा है। भारतीय समाज कहने से कौन सा समाज सामने आता है? कोई एक समाज तो है नहीं भारत में। भारतीय संस्कृति कौन सी है मैं नहीं समझ पाता हूँ, कौन सी एक कल्चर को माने? पूरे भारत की कल्चर में अगर आप एलसीएम निकालना चाहें उसका, तो ले दे के 0 के आसपास हाथ आएगा। ऐसे कल्चरल ट्रेट्स, एट्रीब्यूट्स जो पूरे भारत का हर समुदाय स्वीकार करता हो, नहीं के बराबर, 0 के आसपास है। तो जिसको आप भारतीय संस्कृति कह के झंडे गाड़ना चाह रहे हैं वो कौन सी संस्कृति है पहले ये तो तय हो जाए। इसे जब कोई, जैसे ये पत्र है कि लिविंग इनको स्वीकार करता है अमेरिकी समाज, ऐसा पूरा अमेरिकी समाज नहीं स्वीकार करता है। अमेरिका में जिन राज्यों में रिपब्लिकनिज्म मजबूत है वहां के लोग उतने ही कंजर्वेटिव आज भी हैं जितने भारत के लोग हैं। कई अमेरिका देश में इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि एबॉर्शन की परमिशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको पता है एबॉर्शन की परमिशन हो या नहीं, अमेरिका में चुनावी मुद्दा है, क्योंकि वहां के डेमोक्रेट्स मानते हैं कि एबॉर्शन की परमिशन हो, बल्कि ऐसी महिलाओं को जिनको एबॉर्शन करवाना पड़ता है उनको सरकारी सब्सिडी मिले, जो ओबामा दे रहे थे, ओबामा केयर के थ्रू। और जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप है, रिपब्लिकन पार्टी, इनका मानना है कि जो बच्चे हैं वो ईश्वर की देन है, और इसलिए एबॉर्शन ईश्वरीय इच्छा में मानवीय हस्तक्षेप है। ये रूढ़िवादी विचार है ना। और ये कहते हैं कि जहां जहां हमारी सरकार बनेगी जिन राज्यों में, हम वहां एबॉर्शन को मतलब इलीगल बना देंगे, अनलॉफुल बना देंगे। वहां चलता है। अमेरिका ये भी तो है। और भारत क्या है? 1976 में एमटीपी एक्ट आया, पूरे भारत में एबॉर्शन करवाने की छूट है, पूरे भारत में। ऐसा थोड़ा है कि अमेरिका हर मामले में बहुत आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, ऐसा क्या है? इतनी डाइवर्सिटीज होती है हर कल्चर में कि आप अमेरिकी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये दरअसल कुल मिलाकर लफाजी होती है, कुछ नहीं होता इसमें। भारत के अंदर हजारों संस्कृतियां हैं, उनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं जब तक ये स्पष्ट ना हो कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत ही काम चलाऊ टाइप की भाषा है भारतीय संस्कृति, अमेरिकी संस्कृति, और अमेरिका से बड़ा पश्चिमी संस्कृति, पूरा पश्चिम लपेट लिया एक साथ। ऐसा थोड़ा है। इंग्लैंड के लोग इतने रूढ़िवादी माने जाते हैं आज भी। इंग्लैंड में, लंदन छोड़ दीजिए, जैसे जैसे आप छोटे शहर गांव की तरफ जाएंगे वहां रूढ़िवाद बहुत प्रबल है। तो ये वाक्य प्रचलित वाक्य हैं। और वैसे ऐसे में होना क्या चाहिए? जैसे आप भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां तो लिविंग इन बहुत पॉपुलर कंसेप्ट आजकल है। तो और मान लीजिए कि मेरे शहर में लिव इन नहीं होता है, और दो लोग आपसी सहमति से, समझदार लोग हैं, छोटे बच्चे नहीं है, 25-30 साल की उनकी उम्र है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, और तय करते हैं कि हम को लिविंग में रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। तो समाज के अंदर
इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि वो नए विचारों को झेलने को तैयार रहे। हर चीज में लाठी भाला उठा के चल पड़ना है, ये गधापन भी तो अच्छी बात नहीं है ना। वही बात है कि देखिए कोई भी समाज उतना ही सभ्य है जितना स्पेस वो इंडिविजुअल को देने की ताकत रखता है। अगर आप स्पेस देना चाहते नहीं है तो फिर अच्छा समाज नहीं है। और समाज का तालिबानीकरण जब होता है ना थोड़ा मजा आता है, लेकिन जब वो हमारे साथ होने लगता है ना तब समझ में आता है। जब तक आपके वर्ग के लोग बाकियों के लिए तालिबान बन रहे हैं तब तक मजा आता है, लेकिन जिस दिन कोई दूसरा वर्ग आपके लिए तालिबान बनता है ना उस दिन पेन होता है। और समझदार लोग उस दिन को भी सोच के चलते हैं, तब ठीक रहता है। चलिए एक प्रश्न बड़ा रोचक से बताइए, गणतंत्र और लोकतंत्र का अंतर समझते हैं ना आप लोग? हाँ, कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताएंगे गणतंत्र और लोकतंत्र में गोले कैसे बनेंगे? मेरा तो दिमाग ऐसे चलता है, मैं जब भी कुछ पूछता है इन दोनों में क्या संबंध है, मैं सोचता हूँ कि अगर गोला ठीक बन गया तो मान लेंगे कि आपकी समझ ठीक है, अगर गोला ठीक नहीं बनाया तो मानना पड़ेगा कि समझ ठीक नहीं है ना। तो पहले में दोनों अलग अलग, दूसरे में काटते हुए, तीसरे में गोले में गोला और चौथे में गोले पे गोला। चौथा समझ गोले पे गोला है, चौथे में भी दो हैं। हाँ, तो आप सबको पता है पहला चौथा तो अवैध विकल्प है, आपको बताइए, उसमें तो कोई बात ही नहीं होगी है ना। डिबेट तो सेकंड और थर्ड में है। तो आप में से कितने लोग सेकंड के ऑप्शन में है? सेकंड के ऑप्शन में करीब 15 लोग हैं, और थर्ड के ऑप्शन में अरे बाप रे मोदी लहरा रही है इसमें, तो बहुत बढ़िया। तो मैं डायलेमा में हूं कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, डायलेमा समझते ना, दुविधा। तो क्या ये दुविधा नैतिक दुविधा है? ये नैतिक दुविधा नहीं है, ये संज्ञानात्मक दुविधा है, कॉग्निटिव डायलेमा है। ठीक है, जो लोग ये कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र है तो उसके अंदर गणतंत्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इंग्लैंड लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है, भारत लोकतंत्र भी है गणतंत्र भी है। गणतंत्र का बेसिक सा मतलब जो किताबी मतलब है वो ये है कि जहां हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्टेड होता हो वो गणतंत्र है। जैसे भारत का राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, वो भी इलेक्टेड है, इसलिए हम कहेंगे कि भारत एक गणतंत्र है। किंतु इंग्लैंड का जो हेड ऑफ स्टेट है क्राउन, वो वंशानुगत है, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। डेमोक्रेसी दोनों है, क्योंकि दोनों जगह इलेक्शन होता है, उसके माध्यम से सरकार चलती है। तो ये तो सिंपल रीजनिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस हिसाब से आपने मान लिया, एकदम ठीक बात है। ठीक, दुविधा इस वजह से है कि कुछ देशों में तानाशाह होते हैं किंतु वो इलेक्टेड होते हैं। तानाशाह है, हेड ऑफ स्टेट है, पर वो इलेक्टेड है। जैसे चाइना है। अगर आप चाइना को एग्जाम्पल मान लें, क्यूबा को एग्जाम्पल मान लें, तो सवाल है ये मामला हो जाएगा ऐसा, डेमोक्रेसी रिपब्लिकनिज्म और डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिकनिज्म। जैसे चाइना रिपब्लिक तो है पर डेमोक्रेसी नहीं है ना। दिक्कत ये है कि जनरली डेमोक्रेसी के अंदर ही रिपब्लिक पैदा होते हैं, पर रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेसी ना हो किंतु रिपब्लिक हो, यानी हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है किंतु बाकी उस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जिसमें आपने दो एग्जाम्पल खुद ही बता दिए, चाइना बताया, क्यूबा बताया, इस तरह के एग्जाम्पल्स। ठीक है, समझिए इसका मतलब, जिस सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है, इसका सही मतलब है जिस सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट सहित राज्य के सभी पद जनता के बीच से बिना किसी भेदभाव के चुने जाते हैं, उसको गणतंत्र कहते हैं। सही मतलब ये होता है, और जो प्रसिद्ध मतलब है पुस्तकों में वो ये है कि रिपब्लिक वो है जिसमें स्टेट का प्रमुख भी चुना जाता है। चलिए, अंतिम है, प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में क्या आत्म संयम का महत्व है? यदि हाँ तो कैसे विकसित किया जाए? आत्म संयम तो चाहिए भाई, जो परसेवरेंस है, पेशेंस है, पेशेंस भी तो उसके नजदीक की बात ही है ना। और लिखे खास तौर पर वे लोग जो अपने गुस्से को काबू पाने में निष्क्रिय हैं, हाई बीपी वाले भी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? तो जैसे गुस्सा ज्यादा आता है तो ठीक करना है, पहले तो बीपी चेक करवा लीजिए। अगर बीपी की दिक्कत है तो बीपी की दवाई खाइए। सुन तो लो पहले पूरी बात। गुस्सा ज्यादा आने की एक वजह हो सकती है पैथोलॉजिकल, और पैथोलॉजिकल का मतलब है कि शरीर में कुछ ऐसी वजह है जो आपको परेशान करती है जिससे गुस्सा ज्यादा आता है। सबसे आसान एग्जांपल है कि बीपी हाई रहता हो। अगर बीपी हाई रहता है तो गुस्सा काबू करने का एक ही तरीका है कि बीपी की दवाई खाएं। बहुत हल्की सी डोज आती है, 5 mg की दवाई खाइए और गुस्सा ठीक रहेगा। उसके बाद आप पाएंगे कि चीजें एकदम ठीक हो जाएंगी जैसी दवाई की सही डोज खाना शुरू करेंगे। मैंने देखा अपने आसपास 2-3 लोग जो बीपी वाले हैं, बहुत गुस्सैल हैं, जैसी दवाई शुरू हुई वो ठीक हो गए एकदम। और जिस दिन वो गुस्सा करते हैं, गुस्सा में दवाई खाई थी आज, तो कई बार पता लगता है कि दवाई खाना भूल गए थे, इसलिए भड़के हुए ज्यादा। ये तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, किसी के साथ है तो वो कुछ कर नहीं सकता है। यदि आपके साथ वो दिक्कत नहीं है, अगर आप बायोलॉजिकली फिट हैं बिना गुस्से के रहने के, फिर भी गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो इसका एक ही तरीका है, बार बार उन परिस्थितियों में रहिए जहां गुस्सा आता है, बार बार वहां रहिए। उससे धीरे धीरे रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, एक पेशेंस का लेवल आने लगेगा और गुस्सा आना बंद हो जाएगा। यही तरीका है ना। जिस चीज से नफरत है बार बार वो करो। चलिए क्वेश्चन निकालिए। देखो आज हम केस स्टडीज पे काम करेंगे, केस स्टडीज का समाधान कैसे करें। जैसे भी स्लिप आई है, धन शोधक निरोधक अधिनियम, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये प्रोहिबिशन होगा शायद। इसमें क्या होता है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा आपको इंटरनल सिक्योरिटी में विस्तार में पढ़ाया जाएगा। पूरा सिस्टम, एक्ट क्यों आया, क्या प्रोविजन, सब कुछ होगा। इसका बेसिक मतलब वही है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के विरोध में कानून है। तो देखिए केस स्टडी पढ़ेगा, 2-3 बेसिक बातें पहले समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हिस्सा आपके पेपर में लगभग 50% महत्व रखता है अंकों की दृष्टि से। 250 नंबर के पेपर में हो सकता है कि 125 या 120 या उसके आसपास के नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाएं। और इससे
एक भ्रांति ये भी पैदा हो गई है कि अगर 50 दिन एथिक्स पढ़ रहे हैं तो 25 दिन ये होना चाहिए, 25 दिन वो होना चाहिए। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, बहुत क्यूट लोग होते हैं कई ऐसी बात करने वाले। मासूमियत के भी स्तर अलग अलग होते हैं, तो एक स्तर ये भी होता है। और लोग उम्मीद करते हैं कि ये कुछ ऐसा टॉपिक है, अब कुछ आज मैजिक होगा, अंदर से जमीन के अंदर से कुछ निकलेगा और जबरदस्त कुछ बात होगी, उसके बाद केस स्टडी हम खेलेंगे, सोल्व हो जाएगी केस स्टडी सारी। ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। दरअसल ये क्या है कि एक चीज होती है सिद्धांत और एक होता है प्रैक्टिकल। तो आपने टॉपिक नंबर 1 से 7 तक जो पढ़ा वो थी थियरी। 1 से 7 में भी एक टॉपिक छोड़ा हुआ है 5 नंबर, वो तो थियरी भी नहीं है दरअसल, क्योंकि वो तो सिद्धांत है, बड़े सिद्धांत हैं कि एथिक्स क्यों होना चाहिए और बड़े बड़े चिंतकों ने उसके बारे में क्या कहा, तो वो सब बातें हैं। तो 1 2 3 4 6 7 ये टॉपिक्स आपने जो पढ़े, इन सब में आपने वो सारे सिद्धांत समझ लिए जो एथिक्स की दुनिया में किसी सिचुएशन पे अप्लाई किए जाते हैं। और जब ये सारा सिद्धांत हो गया तो अब प्रैक्टिकल की क्लास है आपकी। स्कूल में भी कि पहले थियरी पढ़ाई गई, फिर प्रैक्टिकल लैब में ले जाते थे। लैब में लोग क्या करते हैं अलग बात है, लेकिन लैब में ले इसलिए जाते हैं कि वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे आप में से कुछ बच्चे मैंने देखा है बहुत गोलू किस्म के, बहुत सीरियस बच्चे हैं, बचपन से ही अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल भी ठीक ही किए होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो लैब में ठीक से काम करके आते थे? हाँ, बस इन्हीं से देश को उम्मीद है बहुत ज्यादा, है ना। और वो जिन्होंने लेबोरेटरी में सारे प्रयोग किए, वो वाला छोड़ के जो बताया गया था, हाँ, उनमें एक मैं भी हूँ। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता था कि बहुत सारी परख नलियों में लिक्विड होते थे, कोई भी 2 मिला दिया और बम से एक बम पटाखा बच जाता था। तो वैसे वाला प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि आपने सारी थियरी पढ़ ली, अब आपका प्रैक्टिकल का समय आ गया है। और प्रैक्टिकल में करना क्या होता है कि जैसे वहां तो फाइल बनती थी, जिसमें एक फाइल जो पिछले साल की होती थी उसके बेस पे सबकी फाइल बन जाती थी। यहाँ तो ये है कुछ नहीं करना है, सिर्फ विजडम का मामला है, जिसको सुकरात ने कहा ना, विजडम, ज्ञान, ज्ञान ये सद्गुण है। एक वाक्य में कहूं तो केस स्टडी सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है कॉमन सेंस, which is not so common. The most interesting fact about the common sense is that it is not very common. सामान्य बुद्धि के बारे में सबसे रोचक तथ्य है कि यह सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती है। तो लेकिन ये मैं इस क्लास के बारे में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो अतिरिक्त में उपलब्ध है, एक्सेसिवली अवेलेबल है। लेकिन हाँ, समाज की बात करें जो इस क्लास के बाहर का समाज है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको आतंकित करने के लिए बताऊं, इसमें 4 फार्मूले लगेंगे, x + y² x² + y² + 2x²। मैं ये सब बकवास करने का मतलब है नहीं, सारी बात का सार है कॉमन सेंस, ठीक है। तो वैसे मैंने एक मॉडल डिजाइन किया हुआ है इसका कि हम क्या क्या बातें ध्यान रखें, मैं आपको बता सकता हूँ। पर मेरा ख्याल है कि इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि पहले मैं शुरू में आपको आधे घंटे का व्याख्यान दूं कि केस स्टडी क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ से लाया जाता है उसको, और फिर उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए क्या क्या कवच कुंडल पहनने हैं, क्या क्या बख्तरबंद आपको तैयार रखना है और कैसे उसको डील करना है। कई लोग केस स्टडी को ऐसा बनाते लगता है कि केस स्टडी नहीं, पाकिस्तान आ गया सामने, जैसे उसको डील करना हो। और मैंने कई बार प्रयोग करके देखा, दरअसल ये कॉमन सेंस वाला मामला है। तो आप चाह रहे हैं कि मैं इसको भारी भरकम बना के पेश करूं या सीधे सी बात है, काहे को इतना हम उठ पटांग बात करें, है ना। काहे को रोकत मार्ग सूत हो, ना सीधा रास्ता है, क्यों उसको टेढ़ा बनाने की जरूरत है, सीधे रास्ते पर सीधे रास्ते ही के चलते हैं। तो मैं आपको जो समझाने की बात है वो ये है कि केस स्टडीज जो यूपीएससी ने पूछी है आज तक, वो कुछ प्रकारों की पूछी है, विभिन्न प्रकार की पूछी है। और सारी केस स्टडीज को मोटे तौर पर 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं। यहां से हम कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। अच्छा, उन चारों को बताने के बाद भी अंत में आएगा क्या कि चारों को समाधान करने का तरीका क्या है, कॉमन सेंस। लेकिन हाँ, 4 प्रकार आप कह सकते हैं। जैसे एक प्रकार ये हो सकता है कि आपको कोई एक सिचुएशन दे लंबी चौड़ी सी, और फिर आपसे पूछेंगे भाई इसमें कौन कौन से विकल्प हैं, और फिर आपसे कहें कि सही विकल्प चुनिए। एक तो ये मॉडल होता है कि कौन कौन से विकल्प हैं, जैसे सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं बताइए, और फिर बताइए कि कौन से विकल्प को चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, कौन से विकल्प को नहीं चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे, ये बताना है। बेसिकली वो आपकी इथिकल मॉरल रीजनिंग देखना चाह रहे हैं कि आपका दिमाग किसी ऐसी सिचुएशन में जहां कोई नैतिक दुविधा हो, मॉरल डायलेमा हो, उस मॉरल डायलेमा को आप कैसे सोल्व करते हैं। कुछ नहीं, एथिकल डायलेमा आपने पढ़ा था बच्चे में, सारी केस स्टडीज, मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज एथिकल डायलेमा को आप सोल्व कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। उसका तरीका पता है आपको, पर्सनल लाइफ में कैसे करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे करते हैं। उन्हीं बातों को दिमाग में रखिए और खेलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसमें कभी कभी ये भी होता है कि कुछ विकल्प दिए गए हों, और कभी कभी होता है कुछ और विकल्प पूछे गए हों। जैसे एक हो सकता है कि आपसे पूछेंगे क्या क्या विकल्प हैं, दूसरा ये कि ये 3 विकल्प हैं, इनका पक्ष और विपक्ष बताइए, और क्या इसके अलावा कोई और विकल्प आप सोच पा रहे हैं वो भी बताइए। फिर सभी के पक्ष विपक्ष में तर्क और विश्लेषण करते हुए बताइए कि सही विकल्प आपकी राय में इनमें से कौन से वाला है। ऐसी केस स्टडी होती है। ऐसी केस स्टडी सबसे कॉमन है। जैसे अगर आप अपनी शीट देखेंगे उसमें सबसे पहला सवाल ही उसी प्रकार का है, ठीक है। जो सेकंड टाइप होता है केस स्टडीज का, उसमें वो विकल्प नहीं देते, ना विकल्प आपसे पूछते हैं। अभी उसमें बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर में वापस लौटेंगे बात करने के लिए। मैं पहले आपको टाइप समझा दूं कौन कौन सा है ना। इसके एग्जांपल के लिए आप लिख लीजिए 2013 से आप शुरू कर रहे हैं ना, तो 2013 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका एग्जांपल है। जब आप घर जाके देखेंगे कोई भी केस स्टडी सॉल्व करें, एक बार पहले टटोल लीजिए कौन से प्रकार की केस स्टडी है, उससे थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा। दूसरे प्रकार की केस स्टडीज में वो विकल्प ना दे रहे हैं ना पूछ रहे हैं,
वो ये जानना चाह रहे हैं कि किसी सिचुएशन में आप ये समझ पाते हैं यानी कि इसमें नैतिक मुद्दे कौन कौन से शामिल हैं। कि कई बार क्या होता है, बहुत बहुत बड़े पीस जो होते हैं ना, वो ये समझ ही नहीं पाते कि इसमें नैतिक मुद्दा शामिल भी है। तो अब मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं? एग्जांपल ये है कि मॉक इंटरव्यू में एक बार हमने एक सीनियर मेंबर को बुलाया, बहुत सीनियर आदमी, भारत सरकार में सचिव वचिव उस लेवल का आदमी। इन सीनियर लोगों को मॉक इंटरव्यू बुलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब बुलाना मुश्किल नहीं होता, उनको झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो इस भाव से आते हैं कि समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान उन्हीं के अंदर से निकलेगा, बाकी सब तो मूर्ख बैठे हैं। और फिर 25 मिनट का इंटरव्यू, उसमें 23 मिनट वो खुद ही रहते हैं इंटरव्यू, और किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब उनमें से एक ऐसा व्यक्ति आ गया एक बार, इतना जेंडर इनसेंसिटिव था वो, उसकी हर बात में महिलाओं पे आरोप लगते रहते थे। अब कोई बच्चा इंटरव्यू देने आ रहा है, उससे बात कर रहे हैं और मेंबर कह रहा है कि आजकल परिवार बहुत टूट रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि इसके पीछे महिलाओं की स्वाधीनता की भूमिका है? उस बच्ची ने जो इंटरव्यू देने आई थी, उसने कहा कि नहीं सर, ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। वो नाराज हो गया उस बात पे। अब कैसी बात कर रही है? जो बात एकदम शीशे की तरह साफ है, वो भी आपको नजर नहीं आ रही। अब इस व्यक्ति को बाद में हमने काफी समझाने का प्रयास किया, सर इसमें बाकी इश्यूज भी तो हैं। वो समझने को तैयार नहीं। वो ये समझने को तैयार नहीं कि उसकी स्टेटमेंट अपने आप में एक एथिकल कंसर्न है। ऐसी बात कहना एक एथिकल कंसर्न है, वो समझने को तैयार नहीं। इसलिए जो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में कौन सी बात अपने आप में एक एथिकल कंसर्न है। एक मॉक इंटरव्यू मैंने एक बच्चे से पूछा, मैं कई बच्चों को दुखी करने के लिए सवाल पूछता हूँ। एक बच्चा ना, उसको देख के लग गया कि वो थोड़ा सा जातिवादी किस्म का है। भाई आप किसी से नाम पूछो और कोई आदमी नाम से ज्यादा तेज आवाज में सरनेम बताए ना, तो दबाव हो जाता है ना? जैसे कोई आपका नाम क्या है जी, मोहित शर्मा। ठीक है, मैं इतना जोर से क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है मोहित शर्मा हो, पर शर्मा पे मोहित से ज्यादा जोर अगर आने लगे तो इसका मतलब है कि उसके मन में कहीं ना कहीं बैठा है कि मोहित सामान्य बात है, शर्मा खास बात है। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई अपने धर्म को लेकर ऐसा होता है, कोई अपने क्षेत्र को लेकर ऐसा हो सकता है। तो हमने उससे एक प्रश्न पूछा। हमने कहा कि ये बताओ कि भारत की 3 महिला नेता मान लीजिए कोई हैं, आप खुद चुन लीजिए 3 महिला नेता, और फिर बताइए कि अगर वो तीनों आपको विवाह का प्रस्ताव दे तो आप किसके प्रस्ताव को मानेंगे? वो विवाहित हों, विधवा हों, इसकी चिंता आप मत कीजिए। ये मान के कि उनकी उम्र आपके बराबर है और वो अविवाहित हैं, केवल उनके व्यक्तित्व की परीक्षा को करनी है। आप चुन के खुद ही बताइए कौन 3 नेता आप चुनना चाहेंगे, और फिर किसके विवाह के रिश्ते को स्वीकार करेंगे, क्यों करेंगे, किसका रिश्ता खारिज करेंगे, क्यों करेंगे, ये बताना है। तो जो बात रेखांकित करनी थी वो रेखांकित आराम से हो गई। उसने कहा एक तो सोनिया गांधी जी हैं, दूसरी ममता बनर्जी जी हैं, तीसरी मायावती हैं। हो गया स्पष्ट। बाकी दोनों में जी लगाया, इसमें जी नहीं लगाया। अरे ये बात थी। अब आपको भी लग रहा है अच्छा अच्छा ये बात थी क्या? एक व्यक्ति 3 नेताओं के नाम ले, उनमें से 2 के नाम में जी लगाए, एक में जी ना लगाए। इससे उन नेताओं के बारे में नहीं पता लग रहा है, इससे इसके बारे में पता लग रहा है कि सोनिया गांधी जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, पर मायावती हैं। इससे पता लगता है कि दलित परिवार की कोई महिला नेता बनेगी तो हम इतने दुराग्रही होंगे कि हम उसको जी के लायक नहीं समझेंगे, जबकि उसकी स्ट्रगल बाकी दोनों की स्ट्रगल से बड़ी स्ट्रगल है। पर हमारे जातीय आग्रह इतने गहरे बैठे हैं कि हम उसको इस लायक मानेंगे ही नहीं कि हम जी लगाएं उसके नाम में। अब ये इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि उसकी स्टेटमेंट में एथिकल कंसर्न है। इससे पूछो कि 3 महान नेता बताओ जी, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू। क्यों पंडित? क्यों पंडित भाई? जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं? पंडित होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पर ये बात समझ नहीं आती है, कई साल तक समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी चेतना में इतनी सहजता से बैठा होता है और हम ये समझ भी नहीं पाते कि हम किस बिंदु पर कहां जातिवादी हो जाते हैं या दिखते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अधिकांश व्यक्तियों को ये पता ही नहीं होता कि कब वो किसी एथिकल कंसर्न से भरी बात कह बैठते हैं। तो जब आपसे पूछते हैं कि नैतिक मुद्दे कौन से हैं, वो ये देखने के लिए कि आप उस सिचुएशन में नैतिक अनैतिक मुद्दों को देख भी पा रहे हैं या नजर ही नहीं आ रहे हैं मुद्दे आपको। तो दूसरे प्रकार की केस स्टडीज हैं जिसमें नैतिक मुद्दे पूछे जाएंगे आपसे, विच आर द एथिकल कंसर्न्स इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन। तो उस स्थिति में क्या नैतिक विषय या इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज या एथिकल कंसर्न्स। और ये देखना हो तो एग्जांपल के तौर पर आप 2013 की केस स्टडी नंबर 3 को देख सकते हैं, और वो आपसे इश्यूज पूछ रहे हैं कि बताइए क्या इश्यूज हैं, और फिर ये भी कि इन इश्यूज के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कि जैसे आपको समझ में आ रहा है कि ये इश्यूज हैं, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे। अब इसमें क्या होता है, खेल क्या होता है, एक व्यक्ति को पूरी सिचुएशन में एक नैतिक मुद्दा समझ में आ रहा है और एक को 4 मुद्दे समझ में आ रहे हैं। जो 4 मुद्दे देख पा रहा है और चारों में प्रतिक्रिया बता रहा है, उसके अंक निश्चित रूप से एक की तुलना में बहुत ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि पहला व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा कि मुद्दा कौन सा है। इसलिए कहते हैं ना कि शौक दीदार अगर है तो पहले क्या चाहिए, नजर। तो नजर पैदा कर। अगर दीदार करने का शौक है तो पहले नजर तो पैदा करो। जब वो नजर पैदा होगी तब तो चीजें देखनी शुरू होंगी। अंग्रेजी में कहावत है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जो लाइन में लिखा है तो कोई भी पढ़ रहा है, लाइनों के बीच में जो लिखा है खाली स्थान पर, वो पढ़िए, तब तो समझ में आए। नहीं समझ में आया, आपकी उम्र के हिसाब से इसी बात को यूं कहते हैं, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, आगे, मगर तुमने चेहरा भी कभी किसी का ऐसा कुछ है ना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, आज पढ़ो, इस तरह से, है ना। चलिए, तो सेकंड पॉइंट हुआ जिसमें एथिकल इश्यूज या एथिकल कंसर्न्स देखे जाएंगे, ऐसी केस स्टडी, ठीक है। फिर जब केस स्टडीज कम पढ़ने लगी तो इनको लगा कहां से लाके पूछें केस स्टडीज, तो इनको लगा जीएससी उतार देते हैं इथिक्स में भी।
तीसरा है कोई समस्या पेश कर दी, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, कोई समस्या, मतलब अनिवार्यतः नैतिक समस्या नहीं, कोई सामाजिक, कोई आर्थिक, कोई राजनीतिक समस्या जिसका एक एंगल इथिकल भी हो सकता है, और उस समस्या के समाधान की स्ट्रेटेजी। आप बताइए कि इस समस्या का समाधान भारतीय समाज या विश्व समाज कैसे करे। जैसे पर्यावरण का क्षरण खूब हो रहा है, हम सब जानते हैं, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक समस्या है, तो डेवलपमेंट करने की जरूरत दूसरा पक्ष है, आप उसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी नहीं छोड़ सकते। इन दोनों के बीच में बैलेंस करना ही चुनौती है दुनिया के सामने। इस बैलेंस को कैसे हम कारगर तरीके से डेवलप करें, यदि आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी रणनीति क्या होगी, इस तरह के सवाल। या भारत में इस समय माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रवासन बहुत ज्यादा है, फिर दुनिया भर में मूल समस्या इस समय क्या है, माइग्रेशन है। सीरिया का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो, दुनिया भर के देशों में ये मुद्दा खूब चल रहा है जो माइग्रेशन का है। इंटरनेशनल है तो उस तरह से चल रहा है, और इंटरनेशनल है तो जैसे मुंबई में यूपी बिहार वाले पिट जाते हैं कई बार, असम में बिहार वाले खूब पिटे हैं, पंजाब में ऐसा खूब हो जाता है, जिन राज्यों के लोग ज्यादा काम के लिए बाहर जाते हैं उन पर हमले होते हैं, ये भी तो माइग्रेशन ही है। दिल्ली में तो ऐसा मेरे ख्याल हमला शायद नहीं होता है, दिल्ली इस मामले में थोड़ा सभ्य शहर है कि कम से कम इस तरह के हमले नहीं होते हैं। एक आध हाँ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का एक दो बार हुआ है, एक दो साल पहले एक बच्चे की हत्या हुई थी लाजपत नगर में, क्या नाम था, नाड ऐसा कुछ एनडी कुछ नाम था, वो अरुणाचल प्रदेश का बच्चा था, उसकी हत्या हो गई थी। तो ऐसे कुछ केसेस दिल्ली में भी है, खराब केसेस है। तो प्रवसन की इन समस्याओं से निपटने की साध्य रणनीति क्या हो, एक स्ट्रेटेजी क्या हो, वो हमें बताइए। इस तरह के मुद्दे एग्जाम्पल देखना हो तो 2014 की केस स्टडी नंबर 1 को आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें एनवायरमेंट का ही पक्ष लेकर बात समझाने का प्रयास किया गया है। एक और मॉडल दिखता है इधर 2018-19 में, थोड़ा सा और चेंज है, लेकिन हम इन 4 मॉडल से काम चला सकते हैं, इससे बात समझ में आती है। चौथा होता है जिसमें किसी नैतिक समस्या को लेकर विभिन्न पक्ष या दृष्टिकोण या नजरिए क्या क्या हो सकते हैं वो बताए जाते हैं। तो विभिन्न नजरिए, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू ए प्रॉब्लम, किसी सिचुएशन के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं बताया जाता है। फिर वो कहते हैं कि इन सभी नजरियों का विश्लेषण कीजिए, और विश्लेषण करके इनके गुण दोष की परख कीजिए, और कभी कभी ये कि अंतिम निष्कर्ष भी प्रस्तुत कीजिए। तो एक समस्या, उसको लेकर विभिन्न दृष्टिकोण, नजरिए, उन दृष्टिकोणों पर पक्ष विपक्ष गुण दोष का विश्लेषण आप करें, और फिर अंत में एक निष्कर्ष बताएं कि मेरी राय में ये होना चाहिए। दरअसल इस तरह की केस स्टडीज हैं, और इसका एग्जांपल देखना हो तो 2014 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी केस स्टडीज हैं वो या तो इन चारों में से किसी प्रकार की हैं, या कभी कभी इनकी आपस में मिक्सिंग हो जाती है एक दो प्रकारों की। तो अगर हम इन चारों मॉडल्स पे एक एक दो अभ्यास कर लें तो हमें मान सकते हैं कि आप मतलब उतने हथियारों से युक्त हैं जितने हथियार युद्ध में उतरने के लिए चाहिए होते हैं। 8-10 सूत्र हैं जो केस स्टडी से सॉल्व करने में काम आते हैं, पर मुझे लगता है कि वो सूत्र पहले बताने की बजाय विभिन्न केस स्टडी से सॉल्व करते हुए डेवलप करें हम, और तब उसको नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस की जो बात है ना, वो लर्निंग बाय कॉग्निशन में आती नहीं है बात। तो मैं चाहूंगा कि वो सूत्र आप खुद विकसित करें, नहीं कर पाएंगे तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन कोशिश करके देखें कि हम सूत्र खुद ही पैदा कर लें। और जो ध्यान रखना है, इन 50 क्लासेस में से कुछ कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ। पहले टॉपिक में एक आया था प्रसंग कि किसी एक खास इवेंट में उसकी नैतिकता का फैसला कैसे होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें कई पक्ष हैं, एक पक्ष है कर्ता, एक पक्ष है कृत्य, एक पक्ष है पीड़ित या लाभार्थी कौन है, और क्या पक्ष है, परिस्थितियां हैं, वो है पक्ष, और प्रभाव, प्रभाव किस पर पड़ेगा, मतलब समाज पर क्या पड़ेगा, सब पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव परिणाम एक ही बात कह रहे हैं। एक तो वो ध्यान रखिएगा कि वो जो हमने किया था ना कि किसी एक खास इवेंट में या किसी एक खास सिचुएशन में किसी कृत्य की नैतिकता या नैतिकता अनैतिकता की डिग्री का निर्धारण कैसे होता है, वो एक बेस रखिएगा। दूसरा, इथिकल डायलेमा को सॉल्व करने के जो 2 तरीके थे, एक प्रोफेशनल फील्ड में, एक पर्सनल फील्ड में, उसको हल्का सा ध्यान रखिए। प्रोफेशनल फील्ड में क्या था, तो एक तो है कि वैल्यूज की हायरार्की आपके पास, जैसे पर्सनल था, वैल्यूज की हायरार्की तय होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हर इथिकल डायलेमा में 2 वैल्यूज आमतौर पर टकरा रही होती हैं। आपको हमेशा देखना है कि इनमें से प्राथमिक क्या है, उसका महत्व ज्यादा, और जो द्वितीयक है उसका महत्व कम करते हुए आप बढ़ेंगे। हर बात में 30 मार्क बनने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं किसी से सलाह ले लेना भी एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। कोई एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, या आपके पेरेंट्स हैं, कोई बड़ा भाई है, दोस्त है, सलाह की भूमिका भी एक हो सकती है। और फिर डायरी लेखन हो सकता है, चिंतन मनन हो सकता है। तुरंत निर्णय करने की जरूरत ना हो तो निर्णय को स्थगित करना भी एक निर्णय होता है कि मैं थोड़ा विचार करूंगा, विचार करूंगी, अगर तात्कालिकता नहीं है तो मैं फैसला तुरंत क्यों करूं, थोड़ा और गहराई में सोच के फैसला कर लेंगे। तालिबान नहीं बनना है, अगर किसी को दंड देने की शक्ति आपके हाथ में है तो दंड दे ही दूं, ऐसा नहीं करना है। जितना न्यूनतम, देखिए बेसिक फार्मूला क्या है, प्रयत्न लाघव, जितने न्यूनतम इंटरवेंशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उतनी ही न्यूनतम इंटरवेंशन करनी है। खुद को थोपना नहीं है, अपनी जान बिना बात के दांव पे लगानी नहीं है। मैं जान दे दूंगा पर पीछे नहीं हटूंगा, नहीं, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, बाद में जान रहेगी तो ठीक कर देना उसको। कई लोग ऐसी गलती करते हैं, कई पुलिस वाले ऐसी गलती करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध पुलिस वाले की कहानी है, बिहार या झारखंड, रांची की बात शायद है। उनकी पत्नी बाद में फिर सांसद बनी लोकसभा में, रीटा वर्मा की बात कर रहा हूँ, उनके प्रति रणधीर वर्मा शायद नाम था। पुलिस वाले थे, मेरे ख्याल से आईपीएस थे। बैंक में डकैती हुई उन्हीं के जिले में,
उनको खबर मिली, आईपीएस अधिकारी सीधे वहां पहुंच गए कुछ लोगों के साथ, और ठीक से मतलब काउंटर फायरिंग हुई, वहां से फायरिंग, यहां से फायरिंग, और अंत में एक शानदार आईपीएस अधिकारी बैंक लुटेरों की गोली से मारा गया, मौत हो गई। वो है कि उनकी महानता की गीत खूब प्रचलित है वहां पर। फिर उनकी पत्नी को लोकसभा में सांसद बनाया गया उनके, जब बीजेपी आई तो उन्होंने टिकट दिया, फिर वो लोकसभा के सांसद हुई। वो सब अपनी जगह है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक आईपीएस की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बैंक की ब्रांच की डकैती से क्या हो जाता है ऐसा, उसके लिए एक आईपीएस की जिंदगी दांव पे लगा देंगे? ये तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई ना। आपने 10,000 रुपए खर्च करके 3 रुपए बचा लिए, क्या फायदा हुआ? तो खुद को इतना जल्दी दांव पे मत लगा दीजिएगा किसी भी सिचुएशन में। अपनी सुरक्षा भी प्राथमिक है। इतने लाखों लोगों में से सिलेक्शन हुआ एक व्यक्ति का, सरकार ने इतना तामझाम किया तब सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग पे इतना खर्चा किया उनको, कई साल की सर्विस, इतना एक्सपीरियंस, तब जाके आईपीएस बनता है जो पूरा जिला संभालता है, और वो एक छोटे से अपराध की भेंट चढ़ गया। ये नहीं होना चाहिए। तो खुद को दांव पे मत लगाइए, है ना। तो और सबसे अच्छी बात है कि मिनिमम इंटरवेंशन की अप्रोच जो महात्मा गांधी की है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी भी अप्रोच है, लेकिन महात्मा गांधी की जो थी, सबसे अच्छा राज्य वो है जो सबसे कम शासन करता है। न्यूनतम इंटरवेंशन, सबकी स्वायत्तता का सम्मान कीजिए, ऐसा ट्रीटमेंट कीजिए जो आप चाहेंगे कि आपके साथ भी हो, तो आप पाएंगे कि एक डिसेंट तरीका केस स्टडी सॉल्व करने का बन जाएगा आप लोगों का। ये तो हो गए प्रकार। अगली बात हम शुरू में ये भी समझ लें कि इसको लिखना कैसे होता है। जी, ये कह रहे हैं कि पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में सिमिलरिटीज दिख रही हैं, दिख नहीं रही हैं, क्योंकि ये चारों केस स्टडीज हैं, चारों में समानता है कि चारों केस स्टडीज हैं। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही कहा था कि मैं 4 प्रकार बता रहा हूं, या तो इनमें से कोई प्रकार आएगा या इनके मिक्सिंग वाले तरीके आएंगे, और इन चारों में अंतिम तरीका एक ही है जो बहुत कॉमन नहीं है, कॉमन सेंस, है ना। तो सब घुमा फिरा के एक ही बात है। अब असली बात है केस स्टडी लिखनी कैसे है। परीक्षा में आपके पास 3 घंटे होते हैं, और इस 3 घंटे के समय में कितने आंसर वो आपसे लिखवाएंगे ना, तबाह कर देते हैं यूपीएससी वाले बेसिकली। तो मोटा मोटा मान के चलिए जीएस के पेपर में 20 क्वेश्चन आपको आमतौर पर लिखने होते हैं, और इथिक्स में भी एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा उतना ही रहता है, और केस स्टडीज में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो आमतौर पर अगर आप देखें 2019 में कुल कितनी केस स्टडीज देखिए बताएं। आमतौर पर 7 का रिवाज पहले चल रहा था, अभी भी 7 ही आ रही है कि 6 हो गई है। लास्ट वाला देखिए 19 में, अच्छा वो काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको 19 में कहां से कहां तक है, क्योंकि वो वर्ष के हिसाब से अलग बॉक्सेस नहीं बनाए हुए इसमें ना। नहीं ढूंढ पा रहे आप लोग? चलो देखो 38 में भी वहीं से है, और 37 में भी है। हाँ, 37 से लेकर कहां तक है, 42 तक है। तो 6 केस स्टडीज है ना। तो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 6 केस स्टडीज। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि 6 केस स्टडीज में आपके पास करीब 1.5 घंटा आप मैक्सिमम मान के चलिए। और इसका मोटा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरी ताकत लगाएंगे तो भी आपके पास कुल मिला के 15 मिनट एक केस स्टडी के लिए हैं, अगर 6 ही आती हैं तो 15 मिनट अगर एक केस स्टडी पे मान लें, अगर मैं मान लूं कि आप 1.5 घंटे में बाकी पेपर करेंगे, 1.5 घंटे में ये करेंगे, तो 15 मिनट में आप कितने शब्द आमतौर पर लिख पाते हैं, अंदाजा क्या है आपका? एक अच्छी स्पीड जो है यूपीएससी के लिए शानदार स्पीड तो ये है कि 8 मिनट में 200 शब्द आपके हो जाने चाहिए, जो आप ठीक से पढ़ लेते हो, है ना। बाकी लोग भी पढ़ लेते हैं उसको ऐसा। तो इसका मतलब है कि 15 मिनट में आप लिखने पाएंगे तो 4 शब्द लिख लेंगे, लेकिन इसमें सोचना भी होता है, और आपसे आमतौर पर 250 शब्द मैक्सिमम की उम्मीद की जाती है लिखने की। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ हम कितनी भी सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, जब आप मुख्य परीक्षा देंगे ना, तो टाइम कैसे हाथ से निकलेगा समझ नहीं आएगा। और आजकल तो उत्तर पुस्तिका में ये स्कोप भी नहीं है कि आप पीछे वाला क्वेश्चन पहले कर लें, पहले वाला बाद में कर लें। पहले तो ये था ना कि उत्तर पुस्तिका खुला मैदान थी, खेत था, कोई भी क्वेश्चन लाए वहीं अपने लिखना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन लिखा है, फिर वहीं स्पेस है, वहीं आंसर लिखना है। और केस स्टडी से क्वेश्चन पीछे आते हैं। इसका मतलब आपकी जो इमेज बननी होती है वो शुरू के प्रश्नों से बनती है, और इसलिए शुरू के प्रश्नों का गौण मान के काम चलाएंगे ऐसा भी नहीं होगा, टाइम देना ही पड़ेगा। तो मेरी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप ये पेपर देंगे, अगर आपने शुरू के सारे प्रश्न किए फिर केस स्टडीज पे आए, तो शायद आपके पास अंत में 1 आध घंटा बचा होगा, अगर आप सारे प्रश्न करते हुए आएंगे तो। एक तरीके कुछ लोग ये भी करते हैं कि शुरू के 1 प्रश्न किए फिर केस स्टडीज पे आ गए, वो सब निपटाएं, फिर वापस लौटे बीच में, तब वो क्वेश्चन कर लिए, वो भी अच्छा तरीका है। लेकिन सिंपल अप्रोच, जितने लोग इस समय आईएएस के टॉपर्स हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इस साल जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम से मेंस दिया, मैंने बहुत लोगों की कॉपीज देखी, चेक भी की, तो मैंने पाया कि बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने वो तरीका अपना लिया जो प्रैक्टिकल तरीका है। पैराग्राफ वाले सिस्टम में जाना ही नहीं है, रेयरली एक जगह कोई पैराग्राफ आए तो आए। कोशिश करनी है जितने डायग्राम्स बन सके, जितना पिन पॉइंटेड हो। जैसे 2-3 स्टाइल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि इस केस स्टडी में हितधारक कौन कौन है, ना पूछे तो भी लिखना है इस चीज को, मैं अप्रोच बताऊंगा आपको लिखने की। तो हमने सबसे पहले नंबर 1 विभिन्न हितधारक, और कुछ नहीं करना। उसके बाद ऐसे ऐसे, ये उत्तर पुस्तिका की बात कर रहा हूँ, इन नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर पुस्तिका में ऐसे करके आना है 1 2 3 4 5 ऐसे। कुछ लोग और अच्छी ड्राइंग करते हैं, ऐसे लिखते हैं हितधारक, ऑक्टोपस जैसा बना देते हैं, सुंदर सा ऑक्टोपस, वो भी ठीक है। अब आप 10 वाक्य में जो कहानी सुनाएंगे वो चित्र में सामने आ गई, और परीक्षक को इतनी सुविधा है इस बात में, उसको लगता है कि चलो ये क्या कहना चाह रहा है, मैं समझ में आ गया मुझे एकदम। पूरा पैराग्राफ पढ़े, और अगर हैंडराइटिंग खराब है तो और उसके सिर में दर्द, उसमें से निकालना है सार क्या कहना चाह रहा है। जैसे ही आपने ऐसा डायग्राम बनाया, हितधारक, नंबर 2 प्रमुख समस्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे,
और उसके बाद विभिन्न विकल्प 1 क ख ग, 2 क ख ग, 3 क ख ग। नंबर 4 हेडिंग, मैं कौन सा विकल्प चुनूंगा, क ख ग घ। समाप्त। ये करना है। तो जिनको लंबे लंबे निबंध लिखने की आदत है, सब छोड़ दें, परीक्षा में समय ही नहीं मिलेगा लिखने का। अगर आपने एक आध केस स्टडी वैसे लिखी तो एक आध ही लिख पाएंगे, फिर आप खुद एक केस स्टडी बनेंगे बाद में। फिर लोग बाद में बात करेंगे यही है वो जो छोड़ के आया सारा पेपर। तो आप खुद केस स्टडी ना बने, इसके लिए केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट तरीका निकालना होगा। ठीक है, नहीं कम नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो कम नहीं पड़ेंगे। पैराग्राफ में लिखेंगे तो दिक्कत आ सकती है, अगर इसमें लिखेंगे तो आप 200 में ही कर देंगे पूरा। और अगर लिखा 250 शब्द, इस समय 250 के अंदर लिखना है, इस समय ये नहीं कि 250 में ही लिखना है। 210 में लिखिए, 220 में लिखिए, क्या दिक्कत है। और वैसे मैं आपको एक सूत्र में सबको देता ही रहता हूँ, वो सूत्र आपको भी दे रहा हूँ। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और अच्छी स्पीड में हैंड राइटिंग भी अच्छी है, तो शब्द सीमा क्या है, भाड़ में जाए, धूमधाम से लिखिए। जितना स्पेस यूपीएससी दे रही है उतना स्पेस पूरा ठूस ठूस के भर के आइए। और अंत में तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा पेज यहाँ खत्म हो रहा है, ऐसे करते करते फिर टेढ़ा करके ऐसे यहाँ तक लिख के आना है, जैसे पेज यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे जाके शब्द छूटे, एक चींटी भी सीधी ना जा सके कागज के ऊपर से, वो किसी शब्द के ऊपर से ही गुजरनी चाहिए। कोई आपके शब्द काउंट नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों को है कि भारत सरकार मेरे लिखे शब्द काउंट करेगी। इतने बड़े आप लोग नहीं है अभी कि आपके शब्द काउंट करेंगे राष्ट्रपति जी बैठ के, या किसी को अपॉइंट करेंगे इस काम के लिए। कोई शब्द काउंट नहीं करता, फुर्सत ही नहीं है किसी को। जब तक आपने बहुत बहुत ऊट पटांग हरकत ना कर दी तब तक कोई कुछ नहीं पूछने वाला। और मेरा अनुभव है कि जितने टॉपर हिंदी माध्यम के हैं, चाहे गंगा सिंह हो या उसके पहले कौन लड़का था जिसने खूब, प्रेम सुख ले लो, इन सबसे जो मेरी बात हुई, इन्होंने यही कहा कि इतना लिख के आए हैं, इतना, मतलब पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था क्यों, क्योंकि छूट गया था। इस बार क्या किया, पूरा साल लिखते रहे हम लोग, एक दिन में 3 दिन में पढ़ लिए, हाथ सुझा दिया, उंगली सुझा ली अपनी, तब जाके वो स्पीड आई कि इस बार हालत ये थी कि पेपर सारा कर दिया और 5 मिनट बचे हुए थे और कोई जगह छोड़ी नहीं पेपर में हमने, जहां जहां स्पेस में हर जगह लिख के आ गए। इस बार परीक्षा में दबाव रहता है भाई, कॉपी में वजन बढ़ जाता है, वजन आता ही है ना ज्यादा लिखने से। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो धूमधाम से लिखिए, तनाव मत लीजिए, लेकिन स्मार्ट राइटिंग करेंगे इस तरह की तो वो केस स्टडीज वाले सिस्टम में ज्यादा हेल्प करेगी। निकालिए केस स्टडीज, निकालिए। टाइप 1 में जो पहली केस स्टडी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करें। 2013 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसकी तुलना में मतलब आसान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग आसान है थोड़ी सी। तो कागज पेन तैयार रखिए, केस स्टडी आपको लिखनी है, यहाँ पर मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद वो अपनी क्षमता डेवलप कर लें, हम डिस्कस करेंगे। फिर आप अगर आप कहेंगे तो मैं एक लिखवा दूंगा, लेकिन कोशिश करनी है कि आप खुद मॉडल बनाएं। देखिए, आप उभरती हुई एक ऐसी सूचना तकनीकी कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं जो बाजार में नाम कमा रही है। ठीक है, इनकी जो हिंदी होती है ना, वो हिंदी अगर आप ताकत लगाएंगे तो समझ में आ जाती है क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं मामला फंसता है तो उसके लिए अंग्रेजी देख लीजिए, तो समझ में आ गया। आईटी कंपनी है, आप उसमें कुछ है, मतलब कार्यकारी निदेशक हैं, किसी ऊंचे पद पे हैं आप, ये समझ में आ गया। कंपनी के नायक कर्ता, ये नहीं समझ में आ रहा क्या यार ये, तो अंग्रेजी में स्टार परफॉर्मर। ठीक है, अच्छा मतलब कंपनी के एक शानदार निष्पादक है ना, कंपनी के एक शानदार कर्मी, ऐसा लिखते, बात समझ में आती। पर ये अनुवाद मैंने कहा ना कि ये पृथ्वी से नहीं करवाते, मंगल से करवाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कंपनी के नायक कर्ता क्रय विक्रय दल के प्रमुख श्री ए हैं। अब गधेपन का चरम क्या होता है, मार्केटिंग टीम का अनुवाद किया है क्रय विक्रय टीम। क्रय विक्रय टीम होती है, प्रोक्योरमेंट टीम होती है, परचेज एंड सेल्स डिपार्टमेंट होता है। मार्केटिंग टीम का मतलब है जो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे तक पहुंचाती है, उसकी पब्लिसिटी करती है, बाजार में डिमांड पैदा करती है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग टीम। कितना बेहतर होता लिखते हैं, कंपनी के एक शानदार कर्मी मार्केटिंग टीम के प्रमुख हैं श्री ए। कितना सिंपल था। 1 वर्ष की अल्पावधि में उन्होंने कंपनी के राजस्व को दुगना करने में योगदान दिया है और कंपनी के शेयर को उच्च मूल्य वर्ग में स्थापित किया है। ठीक बात है, जिसके कारण आप उन्हें पदोन्नत करने पर विचार कर रहे हैं, परंतु आपको कई स्रोतों से महिला सहयोगियों के प्रति उनके रवैये की, विशेषकर महिलाओं पर असंयत टिप्पणियां करने की आदत की सूचना मिल रही है। थोड़ा बदतमीज टाइप का आदमी है, जो महिला कर्मी आसपास रहते हैं, कुछ उठपटक बातें बोलते हैं, ऐसा सुनने में आपको आ रहा है। तो कोई मतलब क्लियर कट कंप्लेंट नहीं आई है, पर आपने सुना है कि ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त वह दल के अन्य सदस्यों, जिनमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं, को नियमित रूप से अभद्र एसएमएस भी भेजते हैं। अच्छा, इसमें भी लिखा नियमित रूप से, मतलब डिसिप्लिन देखिए कितना है। उसमें बीच में ऐसा नहीं कि कोई नियम नहीं है, एकदम नियम के अनुसार भेज रहे हैं। अच्छा, दल के अन्य मेंबर जिनमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं, दल में पुरुष हैं महिलाएं हैं, सबको वो उठपटांग मैसेज भेजते रहते हैं। तो कई लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते कि ये मैसेज किसको नहीं भेजा जाना चाहिए। कई ऐसा भी होता है ना कि देखिए, हर बुरा कृत्य करने वाला बुरी नियत का व्यक्ति नहीं होता है। मैं इसके पक्ष में नहीं कह रहा हूं, मैं सिचुएशन बता रहा हूं आपको। कई मूर्खों को समझ नहीं आता कि ये मैसेज ऐसा है जो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजा जाना चाहिए। कई लोग इनोसेंस में गधे होते हैं, मासूम गधे होते हैं। मासूमियत में ये ना समझ पाने की वजह से कि इस मैसेज से कंटेंट किसी को खराब लग सकता है, भेज दिया। और जब किसी ने कहा तो इतना कस के सॉरी मांगते हैं, लेट के सॉरी मांगते हैं जमीन पे, कि हमें सोचा ही नहीं था ये सब। तो ये भेजता है सबको। तो मतलब बेसिकली नेचर का इस तरह का व्यक्ति है। अब आगे पता लगेगा कि ये दरअसल कितना बुरा हो सकता है। एक दिन देर शाम श्री ए के दल की एक सदस्य श्रीमती एक्स आपके पास आती हैं, जो बहुत परेशान दिखती हैं और श्री ए के सतत दुराचरण की शिकायत करती है। दुराचरण है मिसकंडक्ट, है ना, कॉन्टिन्यूअस मिसकंडक्ट। तो लगातार ये व्यक्ति बदतमीजी करता है, ऐसा कह रही है।
जो उनके प्रति अवांछनीय प्रस्ताव रखते रहते हैं और अपने कक्ष में उन्हें अनुपयुक्त रूप से स्पर्श करने की चेष्टा तक की है। यानी फिजिकल वायलेंस करने का प्रयास भी किया, मोलेस्टेशन करने का प्रयास भी किया। एक तो होता है कि वर्बली आपने कुछ गलत किसी को बोला, तो अवांछनीय प्रस्ताव रखना एक वर्बल बात हो सकती है कि आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। सेक्सुअल मिसकंडक्ट में ज्यादा सीवियर मामला तब बनता है जब कोई फिजिकल टच कोई ऐसा करे जो अनवेलकम हो, अनवारंटेड हो, अनएक्सेप्टेबल हो। तो वह महिला अपना त्याग पत्र देकर कार्यालय से चली जाती है। वो आई, शिकायत की, रेजिग्नेशन दिया या मारा मुंह पे ऑफिसर के और चली गई वहां से। ठीक है। ए, आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। बी, इनमें से प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए एवं जिस विकल्प को आप चुनते हैं उसे चुनने के कारण दीजिए। दो बातें पूछिए, कौन कौन से विकल्प हैं और फिर इनमें से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, ये बता दीजिए। और हर विकल्प का मूल्यांकन भी करना ही करना है। तो बताइए, सोचिए जरा, एक आध मिनट लगाइए। वही साइड में जगह जो बनी है वहां पर लिखिए विकल्प कौन कौन से हैं आपके पास इसमें। सोच पा रहे हैं विकल्प, कितने विकल्प सोच पा रहे हैं। 18, 3, 5, गुड। 5 कौन कौन सोच पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई एक व्यक्ति उठे। मैंने विकल्प पूछे हैं, आप क्या करेंगे ये नहीं पूछा है। आप समझ रहे हैं बात को, दो अलग अलग बातें हैं। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास विकल्प क्या क्या है। और विकल्प की भाषा ये नहीं होती कि हम त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेंगे। विकल्प की भाषा क्या होती है, नंबर 1 कि उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लूं, विकल्प की ये भाषा होती है। नंबर 2 त्यागपत्र स्वीकार न करूं, ये इस भाषा। ठीक है, तो पहला आपका मान लेते हैं त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेंगे, ये पहला विकल्प, मतलब नहीं करें, ये पहला विकल्प है। ये विकल्प नहीं बता रहे आप सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, नहीं समझे आप। बैठिए बैठिए। ऐसा होता है और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले कई बैच में ऐसा हुआ कि कई बार जब पहली बार केस स्टडी आई तो कई बच्चों को ये समझने में दिक्कत आती है कि विकल्प और स्ट्रेटेजी में अंतर होता है। इस क्लास का और क्या पर्पस है, ये समझना तो पर्पस है इसका। हाँ बताइए। ठीक है। ठीक। ये भाषा विकल्पों वाली भाषा है, हालांकि विकल्प बहुत लंबे आपने बनाए हैं। जितने छोटे वाक्य में बनाएंगे उतना बेहतर विकल्प होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि विकल्प आए। इन्होंने कहा कि 3 विकल्प। विकल्प का मतलब भाई पता क्या होता है, विकल्प का मतलब कि इस सिचुएशन में मैं क्या क्या कर सकता हूं। जैसे आप मान लीजिए बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपके आपके पास आए, अनजान व्यक्ति, और हाथ में कॉफी कप बोले कॉफी पियेंगे, आप क्या करेंगे ये नहीं, पहले बताने के विकल्प क्या क्या है आपके पास। एक विकल्प है आप कॉफी ले लें उससे, पी लें। दूसरा है कि उससे ले लें पर ना पिए, जब वो दम है वो फेंक दें उसको, क्या पता जहर हो, है ना। तीसरा विकल्प है कि सीधे उसको मना कर दें प्रेम से कि मैं भी आज मेरा फास्ट है, ऐसा कुछ बोल दें। चौथा है कि दो झापड़ मारे कस के, हिम्मत कैसी कॉफी देने की मुझे। पहली बात है कि उस सिचुएशन में क्या क्या कोर्सेज ऑफ एक्शन आपके पास उपलब्ध है। फिर आप इनमें से कौन सा चुनेंगे ये सेकंड क्वेश्चन है, और क्यों चुनेंगे या बाकी क्यों नहीं चुने ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा कि 3 विकल्प बनते हैं। पहला विकल्प ये है कि मैं कंपनी के लाभ को देखूं और उस महिला का इस्तीफा स्वीकार कर लूं, है ना, सिंपल भाषा में अगर कहें तो ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि मैं नैतिक मूल्य पर ज्यादा बल दूं, इस्तीफा अस्वीकार करूं और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूं। और तीसरा विकल्प, जो कि दरअसल दूसरे विकल्प का एसोसिएट विकल्प होना चाहिए, वो ये है कि मैं उसी व्यक्ति जैसा क्षमतावान व्यक्ति किसी और कंपनी में काम करता हो उससे बात करूं, उसे अपनी कंपनी में लाऊं और इस व्यक्ति को काम से निकाल दूं। ये सेकंड विकल्प जो है ना, उसी का एक एसोसिएट विकल्प हो गया कि निकालना है तो निकालने के लिए आप क्या क्या और ध्यान रखेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, तो हाँ बोलिए। हाँ अभी 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 आ रहे हैं, वहां तक आ रहे हैं। तो अभी अब हमारी पहली सफलता है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि विकल्प क्या होता है, कैसे विकल्प बनते हैं। कोई और इसमें कोई विकल्प जोड़ना चाहे, किसी को लगता हो कि विकल्प छूट गया है, बताइए। नहीं, फिर आप सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी बता रही हैं कि पहले तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब विकल्प की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कि एक विकल्प ये भी है कि मैं दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाकर समाधान निकालने का प्रयास करूं। करूंगी कहते ही ये समाधान का प्रयास हो गया। एक विकल्प है कि ऐसा करूं, ये विकल्प की भाषा हुई। तो ये कह रही है कि एक विकल्प ये भी है कि हम दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाकर समाधान निकालने का कोई प्रयास कर लें, है ना। और क्या है इसके अलावा, फिर ये भाषा ही गलत है। सबसे पहले मैं ये लिखूंगी, ये भाषा ही गलत है, ये समाधान हो गया। हमें केवल विकल्प सुनना है अभी। इनका एक कहना कि इसमें एक पक्ष ये भी है कि अगर उस महिला को हम नहीं रखेंगे तो वो जब भी जहां भी जाएगी वहां ये बात बताएगी सबको
तो उससे कंपनी की छवि पर भी तो सवाल उठेगा, असर पड़ेगा, वो भी तो पक्ष है। इसलिए उसको कंपनी में रखना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस सेंस में देखें तो। बढ़िया। विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर केस की जांच की जाए, एक विकल्प ये भी है। बढ़िया, कमेटी का गठन करें। हाँ, ठीक है। ये कह रहे कि विकल्प 3 ही है, इस्तीफा स्वीकार कर लें, इस्तीफा स्वीकार न करें और दोनों पक्षों को बुला के बीच का रास्ता निकाल लें। आमतौर पर विकल्प 3 ही निकलते, और दरअसल बीच का रास्ता अगर संभव है, मतलब बीच के रास्ते का मतलब अनैतिक रास्ता नहीं है। आप किसी अनैतिक बात का समर्थन करते हुए नजर आएंगे तो दिक्कत है, लेकिन बीच का रास्ता जो अनैतिकता को न टच करता हो, अगर ऐसा कोई रास्ता आप निकाल पाए तो बेहतर हो सकता है। 3 विकल्प हमारे पास है, कोई इन 3 के अलावा चौथा बताना चाहे तो बताएं। हाँ, फिर ये सॉल्यूशन की अप्रोच है, ये विकल्प है ही नहीं। जैसे कोई आपको कॉफी देगी, लीजिए कॉफी लीजिए, ये हो सकता है। ये कह रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है। विकल्प क्या है? विकल्प, विकल्प आप कह रहे वार्निंग देंगे, फिर वार्निंग देना तो मैं आपको समझा ही नहीं पा रहा कि आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हैं। मैं आपको पहली चीज यही नहीं बता पा रहा कि विकल्प का मतलब क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो सीखेंगे। हाँ भाई, एक आप आखिरी आप बोल लीजिए। क्या बात है। उस महिला को बिना बताए उसके चरित्र के बारे में जानकारी जुटाएंगे और पुरुष के बारे में जुटाएंगे। वाह, ये वही है मायावती, वही वही अंदर से बाहर निकल रहा है कि चरित्र तो केवल महिलाओं की परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा तो राम की नहीं होगी, सीता की होगी। जब राम ने सीता से कहा कि सीता तुम रावण के यहाँ थी, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, सीता को बोलना सही था कि आप भी जंगल में अकेले थे, थोड़ा आप भी आओ, बैठो साथ में, ऐसी बात मत लिख के आ जाना। तो फिर आके मुझे कहोगे 60 नंबर आए 250 में से। ऐसा एक वाक्य काफी होता है बर्बाद करने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब बहुत खराब बात है कि उस महिला के चरित्र की पड़ताल किसी थर्ड पार्टी से करवाएंगे। मतलब कोई महिला शिकायत कर देगी, आप कहाँ उसके बारे में पता करना शुरू कर देंगे। और पुरुष इतना बदतमीज आपके ऑफिस में अभद्र एसएमएस भेज रहा है, उसकी पड़ताल नहीं कर रहे। अच्छी बात है यार, नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा विकल्प मन में आ रहा है, ऐसा विकल्प आप सोच पा रहे हैं, वो भी केवल महिला के चरित्र के बारे में, ये अपने आप में चिंता की बात है। ये हुआ सबसे सस्पेंड किसको? महिला को, पुरुष को? अच्छा अच्छा, तो पुरुष को सस्पेंड कर देंगे और एक कमेटी बनाएंगे जांच करने की। बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसको बोलते हैं सीधे लीगल अप्रोच लेना। और हमें ये भी समझना है कि हर मामले में सीधे लीगल अप्रोच पे जाना ये हमेशा बहुत अच्छी बात नहीं होती है। कभी कभी आपको लीगल के बजाय जो इथिकल लीगल ऑप्शन होता है उस पर जाना कई बार बेहतर हो सकता है। चलिए, हाँ आप बोलिए। हाँ, एकदम कह सकते हैं कि महिला से कहें कि लिखित शिकायत दो भाई, ठीक बात है। चलिए, अब आप लोगों ने जबरदस्त विचार विमर्श कर लिया है, जैसे संसदीय समितियां करती हैं वैसे ही। अब बाकी विचार संभाल के रखिए, कहीं ना कहीं काम आएंगे अगली बार। संभाल के रखो उसको, है ना, उसी से दिमाग उर्वर होता है। जब कुछ विचार रह जाते हैं ना, उससे उर्वरता बढ़ती है दिमाग की और नए विचार आते हैं उससे, ठीक है। तो विकल्प कुछ बना के देखते हैं, विकल्प क्या क्या है। ऐसे ही लिखना परीक्षा में, ऐसे ही उपलब्ध विकल्प, इस स्थिति में उपलब्ध विकल्प ऐसे करके। पहला विकल्प है इस्तीफा स्वीकार कर लें। कर लूं भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास है कि आप इस सिचुएशन में ये हैं, आप क्या करेंगे। इस्तीफा स्वीकार कर लूं, एक तो हो सकता है इतनी सी भाषा, पर इतनी सी भाषा से ना आपकी डेप्थ नजर नहीं आएगी। तो कह सकते हैं इस्तीफा स्वीकार कर लूं ताकि कंपनी का वित्तीय हित अप्रभावित रहे, ताकि कंपनी का वित्तीय हित सुरक्षित रहे या कंपनी के वित्तीय हित सुरक्षित रहे। फिर आमतौर पर पहले विकल्प का विरोधी विकल्प दूसरा हो जाएगा। इस्तीफा अस्वीकार करूं पुरुष यानी कि आरोपी से इस्तीफा मांगू, एक विकल्प भी हो सकता है। गलती उसने की, इस्तीफा तुम दे रही हो, क्या बात हुई, इस्तीफा वही देगा, आप क्यों देंगे। पहले दोनों विकल्प हमेशा रेडी कर लेके चलिए, और आप समझ पाएंगे दूसरा विकल्प बहुत अच्छा नहीं है ना, क्योंकि सुनी सुनाई बातें हैं कि ऐसा करता है वैसा करता है, पर आपके पास कोई ठोस कंप्लेंट आज तक नहीं आई है। और जब आप किसी कंपनी में हैं, सरकार में हैं, तो बिना लिखित कंप्लेंट के, ठोस कंप्लेंट के आप खुद प्रोएक्टिव एक्शन लेते रहें, ये बहुत कई बार व्यवहारिक नहीं होता है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, सेकंड वाले में उसको सुनवाई का अधिकार नहीं दिया। उसके पास भी तो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए ना, कि मेरी बात भी सुनी जाए, मेरा पक्ष भी सुना जाए। उसका पक्ष सुना ही नहीं हमने अभी। और कोई भी न्याय ऐसा मत कीजिएगा जो एक तरफा हो, कम से कम दोनों पक्षों को सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया का सहारा लूं, और कानूनी प्रक्रिया लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए विशाखा निर्देश। विशाखा निर्देशों का सहारा लूं, जो लीगल प्रोसेस है। और चौथा, अंत में कोई ऐसा विकल्प लाइए जो सबसे बेहतर हो, कि कोई
मध्यवर्ती रास्ता या बीच का रास्ता निकालूं, किंतु यदि वह सफल न हो तो कानूनी रास्ता निकालूं। अनौपचारिक प्रयास करूं, अनौपचारिक प्रयास करूं कि कंपनी के हित और शिकायतकर्ता के अधिकार दोनों सुरक्षित रहें। एक ही रास्ता हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो चीज डेवलप करनी है अपने अंदर वो ये कि आप किसी सिचुएशन में कैसे विकल्प लेंगे, और विकल्प की भाषा कभी कर लूंगा, करेंगे, करूंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हो गया कि आपने क्या चुना है रास्ता। चुनने से पहले जब विकल्प आपके पास है तब तो आपकी भाषा ये होगी कि या तो ये करूं या ये करूं या ये करूं या ये कर सकता हूं, कर सकती हूं, ऐसी वाली भाषा। अब इस सिचुएशन में सेकंड एस्पेक्ट है कि इन सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना है, और मूल्यांकन करके फिर आपको बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा रास्ता आपके हिसाब से कौन सा है। और जब आपको सबसे अच्छा रास्ता बताना हो तो ये आवश्यक नहीं है कि इनमें से किसी एक को बताएं, आप इनकी मिक्सिंग भी कर सकते हैं उस समय। आप ये कर सकते हैं कि इन विकल्पों की मिक्सिंग करके तब एक रास्ता मैं निकाल लूं, ये भी संभव है। यहाँ तक ठीक है ना। और परीक्षा के माहौल में कई बार ऐसा होगा कि 4 ने 3 ही सूझेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दो तीन चीजें कम से कम सूझनी चाहिए, इतना आवश्यक है। अब क्या करना है, सेकंड एस्पेक्ट पे आना है। आपने क्या कहा था अभी, कमेटी गठन, उसको लीगल प्रोसेस होगा ना, उसी में वही चीज हो जाएगी। अब यह है कि एक एक विकल्प को हेडिंग बनाएंगे, जब इतना हो जाएगा ना उसके बाद आप आएंगे विकल्प 1 का मूल्यांकन। चौथा समझ में नहीं, अभी समझ में आएगा, चिंता मत करो। इसके बाद लिखिए विकल्प 1 का मूल्यांकन, क्योंकि विकल्प हमने चारों लिख दिए हैं। अब विकल्प 1 का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन जब भी करना है उसमें 2 बातें होनी चाहिए, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, या पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। तो आप सीधे डायग्राम बनाना हो तो इधर लिखिए गुण, नीचे लिखिए दोष। पहला विकल्प है कि इस्तीफा स्वीकार कर लें ताकि कंपनी का लाभ बना रहे। इसमें गुण क्या है, एक वाक्य में लिखिए कंपनी लाभ में होगी तो सभी कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे। तो सीधी सी बात है, नौकरी बनी रहेगी सबकी, सबके परिवार चलते रहेंगे तो सब कुछ है, जान है तो जहान। कंपनी ही अगर डूब गई तो फिर हम एक व्यक्ति की गरिमा के प्रयास में सबकी नौकरी छीन लें, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो पहली बात है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी के हित, तो सभी कर्मचारियों के हित सुरक्षित होंगे अगर कंपनी ठीक से काम करती है। तो मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उस महिला को बाय बाय कर देगा, ठीक है जाओ, हमें झंझट नहीं चाहिए यहाँ पर, ये तो स्टार परफॉर्मर है, इसे हम कैसे निकालने भाई, राजस्व डबल कर दिया है, तो इसकी तो बात का महत्व है ही। इसमें दोष क्या है, एक दोष तो इन्होंने जो बताया अभी अभी, एक तो कंपनी जो नैतिक साख है, कंपनी की नैतिक साख पर खतरा। भाई अगर किसी कंपनी के बारे में लोग आपस में कहने लग जाए कि भाई अपनी बेटी को वहां भेजना नौकरी करने के लिए, ना ठीक नहीं है जगह, तो उसके बाद क्या बचा। अगर किसी कंपनी में नौकरी करने के नाम से लड़कियां असुरक्षा महसूस करने लग जाए, इसका मतलब है कि वो कंपनी बहुत ग्रो नहीं कर पाएगी। किसी भी समाज के वर्ग को अगर ऐसा लगने लगे तो इसका मतलब है कि वो ठीक बात नहीं है उस कंपनी के लिए। तो कंपनी की नैतिक साख में गिरावट आएगी जो अंततः प्रॉफिटेबिलिटी को भी खा सकती है बाद में आगे चलकर। और क्या होगा इससे, जो कंपनी के बाकी कर्मचारी हैं उनका उत्साह बढ़ेगा या डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो शेष कर्मचारियों का हतोत्साहन, तो शेष कर्मचारियों के हतोत्साहित होने का खतरा या हतोत्साहन कह लीजिए। बस इतना लिख दिया आपने, हो गया, पहला विकल्प का मूल्यांकन हो गया है। मतलब ये दबाने पर सामने आएंगे या नहीं दबाने पर सामने आएंगे, उल्टा बोल दिया ना, मुझे भी लग रहा है, अगले बारे में बोलना, उसमें आएगा ये वाला। कह रहे और मामले तो उठ सकते हैं। अच्छा अगर और मामले हो रहे हैं तो उठने तो चाहिए, या होते नहीं उठे नहीं। वैसे अच्छी बात क्या है, और मामले हो नहीं, हो पर उठे नहीं, और हो भी और उठे भी। हो नहीं सबसे अच्छी तो वो स्थिति है, अगर हो रहा है तो उठना ही चाहिए, पता लगना चाहिए क्या कंपनी में हो रहा है। हाँ आप कह सकते हैं अन्य कर्मचारियों, विशेषतः महिला कर्मचारियों का हतोत्साहन। इसमें बाकियों का हतोत्साहन भी कैसे होता है, इस सेंस में कि यदि कोई स्टार परफॉर्मर है वो कुछ भी बदतमीजी कर देगा तो उसको महत्व मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। एक तो डायरेक्ट है कि महिलाएं डरेंगी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। एक सामान्य खौफ भी तो होगा कि इस व्यक्ति से पंगा मोल लिया तो नौकरी चली जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। वो तो केवल महिलाओं की बात नहीं है, किसी को भी खौफ हो जाएगा। तो यदि ऐसा खौफ है तो बुरी बात है। क्या चीज, हाँ ये बात भी है कि बाकी जो है और अराजक हो जाएंगे वो भी, कि अगर आपने सेल्स बढ़ा दी उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, तो डरने की बात ही नहीं है। हमें असल बात ये नहीं समझना कि इस केस स्टडी में सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन करने की अप्रोच समझनी है, समझ में आ रही है आप लोगों को। तो पहले 4 विकल्प बताए, फिर एक विकल्प, विकल्प 1 का मूल्यांकन, ऐसे डायग्राम बना दिया। अब आ जाइए विकल्प 2 का मूल्यांकन कर लीजिए, ठीक है। और विकल्प 2 के मूल्यांकन में भी आप गुण दोष वाली भाषा में काम कर सकते हैं। विकल्प 2 है इस्तीफा अस्वीकार करूं, पुरुष से इस्तीफा मांग लूं। इसमें गुण क्या है, कंपनी की नैतिक साख बढ़ेगी कि भाई मानना पड़ेगा यार, स्टार परफॉर्मर को हटा दिया सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ गलत काम किया था, दम तो है, मानना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा इससे। नैतिक साख बढ़ेगी, लोग काम करना चाहेंगे कंपनी के अंदर, ये बात तो है। और जो स्टाफ के निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उनका उत्साह बढ़ेगा। तो कर्मचारियों का उत्साह विशेष रूप से जो निचले स्तर पे हैं वो बढ़ जाएगा। पहले वाले का रिवर्स है ना, तो उसमें जो दोष में था इसमें गुण में आ जाएगा। और इसमें दोष क्या है, इसमें दोष 2 है। पहली बात प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, आपने सुनवाई का अधिकार ही नहीं दिया उस व्यक्ति को।
प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। और जैसे ही ऐसा कुछ है ना, ब्रैकेट में लिखो, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा माना है। सर्वोच्च न्यायालय, महात्मा गांधी, ये सब बीच में आते रहने चाहिए। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा माना है, उसका उल्लंघन हो गया। निष्पक्षता का भी उल्लंघन हो गया है ना, प्राकृतिक न्याय कॉमा निष्पक्षता का उल्लंघन। और दूसरा नुकसान इससे क्या है? दूसरा नुकसान है कि वित्तीय हित कंपनी के नुकसान में जाए। तो कंपनी को वित्तीय नुकसान, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा बेरोजगार तो रहेगा नहीं, तो पूरी संभावना है कि उसी इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनी है वहां काम करेगा, और जो कंपनी उसके कंपटीशन में, यदि उस कंपनी में कोई बहुत अच्छा व्यक्ति चला गया तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जिसके रिलेटिवली आपकी परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगी। और कंपटीशन की दुनिया में तो देखना ही पड़ेगा सब चीजें, तो नुकसान है। इसका मतलब व्यक्ति को ऐसा बैल नहीं होना चाहिए कि नैतिक पक्ष है तो वित्तीय से अंधा हो गया, वित्तीय आया तो नैतिक से अंधा हो गया। किसी एक तरफ अंधा होने की जरूरत है क्या है? सबसे अच्छा रास्ता जीवन में भी और प्रशासन में भी कौन सा होता है? बीच का। बस बीच के का मतलब ये नहीं होता जैसे एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, बीच का मतलब ये नहीं होता। कभी कभी ये भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट हो सकता है, एकदम बीच का नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में, बेशक एक के नजदीक एक से थोड़ा सा दूर, लेकिन उन दोनों के बीच में होगा, एक्सट्रीम पाथ्स के बीच में होगा। इसके बाद विकल्प 3, कानूनी प्रक्रिया। इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे? आप उस महिला से कहेंगे लिखित शिकायत दो, और फिर आप तुरंत गठित कर देंगे क्या? इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उसके बाद फैसला होगा, और फैसले के बाद, क्योंकि उस व्यक्ति ने अभद्र एसएमएस भेजे हैं, अभद्र एसएमएस पर्याप्त प्रमाण है। इस बात को ठीक से समझ लेना भाई, आप लोग बेसिक क्लास कर रहे हो। अगर किसी भी पुरुष ने किसी भी महिला को एक भी अभद्र मैसेज भेजा हुआ है, वो पर्याप्त प्रमाण है नौकरी पे ठीक ठाक धब्बा लगाने के लिए, नौकरी खा जाने के लिए। मतलब डिजिटल इरा में ना बड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। एक भी मैसेज अगर भेज दिया और उस महिला ने ये प्रमाणित कर दिया कि जिस दिन ये मैसेज आया उस दिन ये फोन जिससे मैसेज आया था वो फोन आपका था, आपके पास था, और ये प्रमाणित करना सिर्फ इतना होता है कि उस समय वो नंबर किसके नाम पे इश्यूड था, उसी व्यक्ति के नाम पे अगर था, ये ठीक ठाक आधार है लीगल एक्शन के लिए भी। आपको पता ना कि महिलाओं वाले मामलों में साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुरुष की जिम्मेदारी है। तो ऐसा एक प्रमाण भी अगर है तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की हिम्मत नहीं है उस पुरुष को छोड़ने की, वो फंसेगा ही फंसेगा, उसके बाद कोई चारा नहीं है उसके पास। हाँ, अगर महिला ने भी कोई मैसेज भेजा हुआ है, रिस्पॉन्ड किया हुआ है, उतनी ही अभद्रता है उससे ज्यादा से किया हुआ है, तब फिर ये हो जाएगा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, तब मामला ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर एक तरफा अभद्रता है तो दिक्कत है, मतलब दो तरफा है तो फिर अभद्रता नहीं है ना, फिर तो वो पारस्परिक संबंध का मामला है। एक दो तरफा मामला चल रहा है और बाद में उनमें से एक पक्ष ने कह दिया कि बदतमीजी हुई मेरे साथ, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सारे मैसेजेस जो हैं कलेक्टिविटी में देखे जाएंगे। और यदि उसी चेन में ब्रेकअप हो गया, महिला ने कह दिया कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग संवाद ना करें, पुरुष ने भी कहते ठीक है कल से बात खत्म, आज से बात खत्म, ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद अगर अभद्र मैसेज आ रहे हैं तो फिर वो एक तरफा मामला है, फिर दो तरफा मामला नहीं है। तो और आजकल तो एसएमएस और ये अब तो व्हाट्सएप भी प्रमाण मान लिया ना, हायर जुडिशरी ने व्हाट्सएप मैसेज को भी प्रमाण मान लिया है। सीआरपीसी में एक धारा होती है, मेरे ख्याल से 131 होती है या कौन सी धारा होती है, एक एफिडेविट देना होता है ऐसे किसी भी केस में। जैसे मान लीजिए आप क्लेम कर रहे हैं कि किसी ने आपको मैसेज भेजा है, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा, उस प्रिंट आउट को अटैच करेंगे सर्टिफिकेट के साथ, एफिडेविट के साथ, जो सीआरपीसी मेरे ख्याल से सेक्शन 131 है उसके तहत बनता सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेशन होती है। उसमें लिखा होता है कि ये मैसेज इस व्यक्ति ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रमाण के तौर पर इसे साथ में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, अगर इसमें से कोई सूचना गलत मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, साइन करना होता है, फिर वो प्रमाण बन जाता है। और दूसरे पक्ष को दिखाया जाता है कि ये मैसेज दिखाए गए हैं, आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, वो चैलेंज करेगा, प्रिंट आउट देखे जाएंगे, जरूरत पड़ने पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को या टेलीकम्युनिकेशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, वो फाइनली प्रमाणित करेगा कि इसमें से क्या सच है क्या झूठ है, उसकी वजह से फैसला हो जाता है। ये मैंने बीच में थोड़ा सा साइड में ले जाकर समझा दिया है, सिर्फ वो ध्यान नहीं रखेंगे, सबको ध्यान रखना है, मतलब वो सबके लिए जरूरी है कि ऐसा कुछ ना करें, है ना। चलो, और ये ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं कि हाइक मैसेंजर से काम चल जाएगा, उसमें उड़ जाता है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट हो जाते हैं। और स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं कि उसी फोन से लिया गया है, आपने किसी फोन किसी ऐप में भेजा, जैसे ऐप में स्क्रीनशॉट भी अलाउड नहीं है मान लीजिए, लेकिन सामने वाले फोन में कैमरा तो है ही, फोन में मैसेज आया, दूसरे फोन से खट से फोटो खींच ली उसकी, वो तो है ही ना। साइबर युग में प्राइवेसी एक कल्पना है, और इस कल्पना के लिए प्रयास करना कल्पना है, मीनिंगलेस है। आप कितना भी कोशिश कर लें कि आपकी बात छिप जाएगी, अगर आपने कोई मैसेज भेजा है तो कहीं ना कहीं अभिलेख गढ़ा हुआ है। ठीक, चलो ज्ञान समाप्त हुआ, वापस केस स्टडी का। ये सब इसलिए भी जरूरी है कि अभी आप लोग जिस उम्र में ना ऐसी कोई गलती कर बैठे, कोई केस वेस हो जाए, फिर जीवन भर पछताएं, तो इससे बढ़िया पहले से ध्यान रखें इस बात का। अब देखो विकल्प नंबर 3 क्या है, कई लोग सकते में आ गए कि अच्छा जो अब तक हो गया अब उसको भूल जाओ, आगे ध्यान रखना है। अगर गलती हुई है ना, एक और मैसेज करके बोल दो कि दीदी जो आज तक मैंने लिखा, पैर पकड़ के माफी चाहता हूँ, जीवन में कभी किसी के साथ अभद्रता नहीं करूंगा, एक बार बस माफ कर दो मुझे। और वहां से अगर मैसेज आए ना चलो माफ कर दिया, ध्यान रखना, वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, माफी मिल गई थी मुझे, उस माफी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर गलती हो गई तो तुरंत क्षमा याचना शुरू कर दो। चलिए, कानूनी प्रक्रिया विशाखा निर्देश का सहारा लूं, बताइए अगर ऐसा करेंगे, सीधे इसको शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप उस महिला का त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेंगे, उसको बुलाएंगे, कहेंगे आप लिखित शिकायत दीजिए और इस पर एक्शन लेंगे। और फिर बनाई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, उसके पास गया, फिर सारी गवाहियां हुई, प्रमाण बने, अंत में फैसला दिया।
कमेटी जो फैसला देती है आमतौर पर दोनों की सहमति उसमें होती है, दोनों साइन करते हैं, साइन कर दिए तो मामला खत्म, और नहीं तो उसके बाद कोर्ट जाने का ऑप्शन दोनों के पास होता है। तो ये विकल्प चुनने के फायदे क्या हैं? भाई एक तो फायदा ये है कि इसमें कंपनी की साख तो बनेगी ही बनेगी, कंपनी की नैतिक साख, विशेष रूप से उन सभी कर्मचारियों में जो महिलाएं हैं या थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है, जिनको डर लगता है कि हमारे साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए, ये भय लगता है जिनको। दूसरा, इसमें न्याय के सिद्धांतों का पालन हुआ है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन ऐसा कह लीजिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन ऐसा लिखना है, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा? आप कह सकते हैं इससे एक फायदा ये भी होगा कि भविष्य के लिए सुरक्षित वातावरण। एक केस ऐसा हो जाता है ना तो उसके बाद लोग घबराते हैं। भविष्य के लिए सुरक्षित वातावरण, और ऐसा दुनिया में हर जगह होता है। मेरी अपनी समझ ये है कि अधिकांश मामलों में झूठी शिकायतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई महिला भारतीय समाज में बहुत आराम से इस तरह की बात सरेआम करने से बचेगी। तो ऐसा होता है संख्या में, लेकिन झूठी शिकायतें भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, ठीक ठाक संख्या में होती है। तो हमने तो दृष्टि में पाया कि आज से 5-6 साल पहले ऐसा एक केस आया था हमारे संगठन में, एक ही केस आज तक आया है, एक और आया किंतु वो पहले ही रिजोल्व हो गया तुरंत। तो जब केस आया तो मेरे पास शिकायत पहुंची, हमने सीधे जब देखा कि असहमति का स्वर बहुत बुलंद है दोनों पक्षों के बीच में, तो सीधे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई, गठित किया और प्रोसेस शुरू कर दिया। उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उससे क्या होता है कितनी भी कोशिश करो बात फैली जाती है। अब पूरा स्टाफ को आइडिया हो गया कि इसने शिकायत की है, उसके खिलाफ की है, ये केस है, वो केस है। ये भी तो है ना कि जिसके खिलाफ शिकायत है यदि वो बेकसूर हो तो उसकी छवि तो खत्म, और जिसने शिकायत की अगर वो भी चाहे कि बात फैले नहीं तो उसको भी तो दबाव हो जाता है। अंत में उस केस में साबित ये हुआ, कंप्लेंट कमेटी ने 3 लोग थे उसमें 3 लोगों का नियम है कम से कम, जिसमें से एक आउटसाइडर होना भी जरूरी है किसी एनजीओ से, वो सब लोग थे उसमें। मेरी भी गवाहियां हुई उसमें, क्योंकि दोनों ने मुझे मैसेज किए थे बहुत सारे, अपनी शिकायतें भेजी थी कि इससे ये इसने वो किया, उसने वो किया। तो मैंने उनके प्रमाण मतलब फोटो निकाल के साइन करके दे दिया कि ये मैसेज आए सारे के सारे, इसको भी आप अपने सबूतों में शामिल कर लीजिए। अंत में निकला ये कि एक आध ऐसा कथन पुरुष की ओर से कहा गया जो नहीं कहना चाहिए था, पर वो बहुत वल्गर था, ऐसा नहीं था, और उस लड़की ने इसलिए कि शिकायत थोड़ी वजनदार हो कुछ आरोप एक्स्ट्रा भी लगा दिए जो साबित नहीं हो रहे थे। और जब गवाहियां बहुत सारी ली गई तो उसमें यह भी साबित हुआ कि ऐसा माहौल तो नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे शिकायत थी उसके आसपास जितनी महिलाएं काम करती हैं उन सबसे पर्सनल गवाहियां ली गई, उन सबसे पूछा गया कि माहौल कैसा रहता है, उन सबने तस्दीक की कि माहौल एकदम ठीक है, आज तक एक भी वाक्य ऐसा नहीं बोला गया हमारे साथ, हमारे सामने या हमारे साथ। ये भी एक पक्ष तो बनता ही है इस पूरे मामले में। अंत में समाधान हो गया, सहमति हो गई, और जो उस कमेटी ने आदेश दिया संगठन को, यह दिया कि स्टाफ को थोड़ा सा ट्रेन करने की जरूरत है इस मामले में, तो कुछ वर्कशॉप होनी चाहिए। फिर हमने कई एक्सपर्ट्स को बुला के वर्कशॉप्स करवाई अपने पूरे स्टाफ की, ताकि वो समझें कि विशाखा दिशा निर्देश क्या है, महिला कर्मियों को ये पता हो कि उनके अधिकार क्या क्या है, और पुरुष कर्मियों को ये पता हो कि क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। उस वर्कशॉप के बाद से काफी असर पड़ गया, और उसी समय हमने एक स्टैंड ले लिया कि पूरे दृष्टि संगठन में केवल वॉशरूम का इलाका छोड़ के बाकी सारे इलाके सीसीटीवी कवर्ड है। मतलब मेरा अपना केबिन जो है उसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं हर एंगल से, कि और क्या ऐसे एंगल पर लगा रखे कोई आए तो उसको पहले देखे कैमरा लगा हुआ है, ताकि कोई भी इस उम्मीद में ही क्यों हो कि कोई ऐसा स्पेस है जहां पर उन्हें नहीं देखा जा रहा है, बात ही खत्म। उसके बाद से कंप्लेंट कोई आती नहीं है, जब पता है कि हर एरिया सीसीटीवी कवर्ड है और उसकी फुटेज कम से कम 2 महीने तक रहनी है, और कंप्लेंट कोई 2 महीने बाद करे तो कंप्लेंट वैसे ही शक के दायरे में आ जाती है। कंप्लेंट तो आमतौर पर एक निश्चित अवधि में ही होती है, कोई क्या 7 साल पहले ऐसा हुआ था, तो भरोसा कम जमता है इस बात में। तो उससे क्या होता है कि किसी भी संगठन में माहौल ठीक हो जाता है। बस सीसीटीवी जो है ना, उसका एक कंपनी है, उसका नाम है ऊपर वाला, उसका विज्ञापन क्या है, ऊपर वाला देख रहा है, क्या नाम सोचा देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, ध्यान रखना। तो गुण में ये सब है, दोष में क्या है, इससे दोष क्या होगा? अगर आपने लीगल एक्शन लिया, इससे दोष क्या है? पहला तो नुकसान वही है कि कंपनी के वित्तीय हित को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति सच में बदतमीज था, इसलिए कंप्लेंट्स कमेटी के बाद जो एक्शन होगा वो उसके खिलाफ होगा, सीधी सी बात है। तो वित्तीय नुकसान की संभावना है इसमें, क्योंकि ऐसी स्थिति के बाद वो व्यक्ति शायद खुद भी कंपनी में टिकना ना चाहे और इस्तीफा दे दे, कहेगी अच्छा मेरे खिलाफ कंप्लेंट कमेटी बिठाओगे, देख लेते हैं। हमने भी अगली बार से कोशिश की कि ऐसा नहीं करेंगे, एक ही केस हो रहा है, कोई मतलब साइकोपैथ टाइप का व्यक्ति था, होता नहीं, किसी के पीछे पड़ जाना बिना बात के, सामने वाला बात भी करने के मूड में नहीं है, और सबसे रोचक बात, जो पीछे पड़ा है भाई साहब शादीशुदा भी हैं, बच्चा भी है, उसके बाद भी किसी के पीछे पड़े हुए हैं, और सामने वाले ने कह भी दिया, और पीछे पड़ने का आधार क्या बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अलाउड है, आधार ये बता रहे हैं। तो उस महिला कर्मी ने उसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप ऐसी अपेक्षा ना करें, ऑफिस में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, उतनी ही हमारी आपस में सहमति होनी चाहिए। माने नहीं, मैसेज पे मैसेज। तो फिर केस आया, तो हमें लगा कि इस बार उतने लंबे प्रोसेस से पहले छोटा प्रोसेस करके देख लेते हैं। तो मैंने तो नहीं, लेकिन जो मैनेजमेंट के सीनियर व्यक्ति हैं जो इसको डील करते हैं इनिशियली, उन्होंने उसको बुलाया, सीधे मैसेज का प्रिंट आउट सामने रख दिया कि भाई ये तुम्हारे मैसेज आए हैं, कंप्लेंट लिखित आने वाली आधे घंटे में, और उसके बाद बैठेगी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, प्रमाण सारे हैं, और इस मामले में संगठन बहुत क्रूर है, ध्यान रखना इस मामले में। फैसला होगा, एक नजीर बनने वाली है तुम्हारे नाम से, और उसके बाद पुलिस केस करने का अधिकार भी है लड़की के पास, उसके प्रमाण भी काफी हैं। 2 ही रास्ते हैं, या तो आधे घंटे के अंदर वो लड़की आके बोल दे कि मैं शिकायत नहीं करना चाह रही, एक बार माफ कर दीजिए, और नहीं तो शिकायत होकर रहेगी आधे घंटे में। तो वो भागा गया, पैर पकड़ ली, तुम माफ करो, आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। वो लड़की नाराज थी, उसने कहा नहीं माफ नहीं करूंगी, आपने जो बदतमीजी की माफ नहीं करूंगी।
आधा घंटा होते होते इस्तीफा ही आ गया, बात ही खत्म हो गई। उस पुरुष को इस्तीफा देना पड़ा। उसने कहा कि एक ही शर्त पे माफ करूंगी, इस्तीफा दो, भागो यहाँ से। क्योंकि इतनी सीरीज ऑफ मैसेजेस थे, बदतमीजी इतनी थी, उसे इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि अगर फंस गया तो किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलेगा उसके बाद। हमने बहुत कोशिश की कि बात छिप जाए, लेकिन छिपता क्या है आज के जमाने में, कोई बात नहीं करता, पता सबको है। सब आपस में बात करते, बताना मत किसी को, बहुत खुफिया बात बता रहा हूँ, बताना मत किसी को, लेकिन सबको पता चल जाता है। पता नहीं कैसे पता लगता है। मैनेजमेंट की दुनिया में इसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अफवाह तंत्र। एक तो अफवाह तंत्र होता है भूगोल में, एक संगठन में होता है अफवाह तंत्र, और कई संगठन सूचनाओं को फैलाने के लिए खुद इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी कोई बात फैलानी है, पता है कि नारद मुनि कौन से हैं संगठन में, उनको बुलाया, बात करते करते एक पासिंग रेफरेंस में एक बात बोल दी, जैसे उससे बात करें, किसी का फोन मंगवा लिया, उस समय फोन नहीं है, ऐसे उठा लिया, अच्छा हाँ ये वो केस कर देंगे, देख लेंगे, ठीक है कर देंगे, और आप ठीक है, सब बढ़िया, ठीक है जाइए जाइए, हो गया काम। शाम तक खबर हर जगह फैल गई, जंगल में आग की तरह से, क्योंकि नारद मुनि को बुलाया हुआ था, उसी समय बुलाया था। ठीक है। ग्रेप वाइन अंगूर की शराब, GRAPEWINE, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये उसका नाम है। ठीक है, चलिए तीसरे विकल्प में हो गया वित्तीय नुकसान की संभावना है, बाकी कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं है। ये था। दूसरा ये भी होता है, मतलब मैंने जब देखा एक केस हुआ, उसके बाद मैंने पाया कि जो पुरुष बॉसेज हैं हमारी कंपनी में, जैसे 35 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से हाँ मतलब संयोग की बात है, अब क्योंकि मैं एक संगठन चला भी रहा हूँ तो इन सब चीजों का अनुभव भी हो जाता है। मैंने पाया कि उसके बाद एक तो फायदा ये हुआ कि महिला कर्मियों का सम्मान बहुत बढ़ गया उसके बाद से, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि पुरुष HODs ने मुझसे निवेदन करना शुरू किया कि हमारे विभाग में कोई महिला मत भेजिए, सारे पुरुष भेजिए हमारे यहाँ। उनको ये भय होने लगा कल को कोई शिकायत हो जाएगी, और मान लो कोई झूठी शिकायत करवा दे, तब मैं कैसे मैनेज करूंगा। ऐसा तो होता है ना, कोई इनोसेंट व्यक्ति, उसको भय तो होता ही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ये जो भय का माहौल है, ये भी चिंता की बात है ना किसी भी संगठन में। तो आप कह सकते हैं भय का माहौल एक दूसरा पक्ष में हो सकता है। इस विकल्प से महिलाएं निर्भय हो जाएंगी और पुरुष भयभीत की गवाही देंगे तो नुकसान होगा। ये हो सकता है, ठीक बात है। कुल मिला के भय का माहौल, यानी जो सहजता होनी चाहिए वो सहजता मिस करेंगे। उसके बाद फिर लोग थोड़ा डर के बात करेंगे। बड़ी रोचक स्थितियां बन जाती है इसमें। कभी आप कल को ऑफिस की दुनिया में जाएंगे तब देखिएगा। उसके बाद से एक प्रयोग हमारे यहाँ ये भी हुआ, किसी भी ऑफिस का कोई भी कमरा पूरा बंद नहीं होता है, एक हाथ छोड़ के। सब ऑफिस HOD दरवाजा खोल के रखते हैं पूरा, बंद ही नहीं करते, जबकि अंदर कैमरा भी लगा हुआ उसके बाद भी नहीं बंद करते। और एक प्रयोग ये भी किया सबने मिलकर, मैंने सबसे कहा कि आप लोग खुद सुझाव दीजिए क्या करना चाहिए, माहौल अच्छा रहना चाहिए। जितने हेड हैं उन सबके केबिन की दीवार शीशे की है, एक पूरी दीवार शीशे की है, जिससे पर्दा नहीं लगता है, ओपन रहता है, मतलब इतना है कि देखा जा सकता है, इतना पारभासी जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का रहता है। तो ये अपने आप में एक पर्याप्त कारण होता है कि व्यक्ति का बिहेवियर ठीक रहे। चलो भाई विकल्प 4 पर आ जाओ। विकल्प 4, अनौपचारिक प्रयास करूं कि कंपनी के हित और शिकायतकर्ता के अधिकार दोनों सुरक्षित रहें। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा विकल्प 4 समझाना पड़ेगा, एक वाक्य में समझा दीजिएगा, उसके बाद देखिए इसमें इसके गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। अनौपचारिक प्रयास का मतलब यह हुआ कि आप उन दोनों को साथ बैठाएं, या अपने साथ नहीं, कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन दोनों को ठीक से जानता है और समझदार व्यक्ति है, उसको कहें कि वो दोनों के साथ बैठे, बात करे और समाधान निकाले, और समाधान गरिमापूर्ण समाधान हो। जैसे वो पुरुष एडमिट करे कि मुझसे गलती हुई है, गारंटी दे कि भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। अगर महिला को उससे भरोसा हो जाए तो महिला उसको माफ कर दे और लिखित आश्वासन उससे ले लिया जाए, ये सब हो जाए। तो अगर ऐसा विकल्प चुनेंगे तो इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि बैलेंस मेंटेन रहेगा, वित्तीय हित भी रहेंगे और सुरक्षा भी रहेगी। तो पहला फायदा यह है कि वित्तीय हित स्थिर रहेंगे। दूसरा, कर्मचारी भी सुरक्षित महसूस करेंगे। तो विन विन सिचुएशन हो गई ना, कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ, आपने दोनों चीजों को बीच से मैनेज कर लिया। ठीक, इसका क्या और भी कुछ फायदा है? मूल तो यही दोनों फायदे होंगे। कंपनी की साख बची बनेगी तो क्या बची रहेगी, साख बची रहेगी। अरे साख वाक्य ना बहुत चिंता भी नहीं करनी चाहिए, पता है? बहुत चिंता करने से मामला बिगड़ जाता है। अगर आपको ये पता हो, वो कभी जीवन में ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया और कोई जबरदस्ती पीछे पड़ गया शिकायत लेके कि मैं तो आपके खिलाफ ये कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगी, जितना डरेंगे ना उतना सामने वाले डरेंगे। एक समय के बाद उस मूड में आ जाना चाहिए, फिदाइन वाले मूड में, कि जो करना है कर ले जा। अगर आपको पता है कि आप ठीक है, तो अगर आप गलत हैं फिर तो गलत है। अगर आप ठीक हैं, आपने गलती नहीं की है और आप स्पष्ट हैं एकदम, और तब कोई अनावश्यक दबाव बनाए तो बहुत दबाव नहीं आना चाहिए। तब उसी मूड में रहना, फिदाइन वाले मूड में, कि जा जो बिगाड़ना बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जा बिगाड़ ले, कर दे शिकायत। लोग क्या बातें करेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी शिकायत होगी, सब लोग आपस में बातें करेंगे। अरे करने दो ना यार, हमारे बारे में तो बात करेंगे, करने दो, जाओ। ये तेवर जरूरी है जीवन में। अगर ये तेवर खत्म हो गया ना तो लोग खत्म कर देंगे आपको। इसलिए एक सिंपल फार्मूला वही है, एक समय के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा लोग क्या सोचेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से कई लोग इतना पब्लिक प्रेशर में रहते हैं कि जहां किसी एक व्यक्ति ने कुछ खराब बोल दिया, फिर 4 दिन सो नहीं पाते हैं, टप टप आंसू गिर रहे हैं, हाय उसने ऐसा कैसे बोल दिया, हाय उसको शर्म नहीं आई, हाय ऐसा कैसे बोल। अरे भाड़ में जाएगा, तो बात हुई, बोल दिया हम ही बोलेंगे उसके बारे में, ऐसा क्या है।
तो अगर आप बहुत दबाव में, सबमिसिव पर्सनैलिटी की पहचान है, सबमिसिव नहीं होना है, असर्टिव होना है एकदम। तो एक समय के बाद कोई कुछ भी आरोप लगाए, अगर आप सही हैं तो हु केयर्स वाले भाव से रहिए कि हम तो भाव देते ही नहीं, बात खत्म। समझ गए? बस ऐसे रहना है। तो दोष बताइए, इस प्रक्रिया में दोष क्या है? इस प्रक्रिया में एक दोष ये है कि अपराधियों को बढ़ावा मिल जाता है। उनको लगता है कि एक गलती कर लो, पहली गलती माफ हो जाती है, और इसलिए एक गलती करने की छूट है। तो दोषियों को बढ़ावा, इससे एक नजीर बन जाती है कि एक गलती माफ होती है, तो सब लोग कहेंगे हमने तो की नहीं एक भी गलती, चलो आज ही कुछ करते हैं। उसके बाद एक बार माफी मिल जाती है, तो ये नजीर अपने बड़ी खराब बन जाती है। और क्या नुकसान हो सकता है इसमें? हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन तो कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं इसमें, नहीं, विशाखा गाइडलाइंस के तहत ये तो है ही कि अगर दोनों पक्षों की सहमति हो गई फिर गाइडलाइंस काम नहीं आती, फिर तो मामला खत्म हो जाता है। दूसरा पक्ष आप कह सकते हैं अपर्याप्त न्याय, कि न्याय तो हुआ लेकिन पर्याप्त न्याय नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ न्याय, क्योंकि उस महिला को भी नौकरी बचानी थी, दबाव उसके ऊपर भी था। तो दबाव में व्यक्ति थोड़ा कम में समझौता कर भी लेता है, तो इस दबाव का इस्तेमाल तो हो ही गया होगा। ठीक है, अब केस स्टडी में क्या करना है? सबसे पहले लिखना है उपलब्ध विकल्प, उसके बाद ये कर देना है। इससे करीब 2 पेज आपके भर जाएंगे ऐसे डिजाइन बना के। अंत में एक हेडिंग बनाना है, प्रश्न में क्या लिखा है अंत में? जिस विकल्प आप चुनते हैं उसे चुनने के कारण। मैं क्या विकल्प चुनूंगा या चुनूंगी, ऐसे। मैं क्या विकल्प चुनूंगा, चाहे तो साथ में लिखिए और क्यों। एक कारण भी पूछा है ना कि वही विकल्प क्यों चुनेंगे आप, ऐसे, और क्यों, ये हेडिंग बनाइए। इसमें आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप इनमें से किसी एक को ही चुने, ऐसा नहीं, आप इनकी मिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा विकल्प इसमें क्या होगा कि जैसे अब वो बताने जो आप बता रहे थे कि मैं ये करूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, यानी कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। पहले है कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफ एक्शन उपलब्ध हैं, फिर आपने कौन सा चुना, उसमें क्या आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, अब उसकी बात करनी है। तो पहले आप कह सकते हैं कि जो मेरा विकल्प होगा उस विकल्प के कई चरण होंगे, विभिन्न चरण होंगे। फिर नंबर 1 से शुरू कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या लेना? महिला का इस्तीफा स्वीकार करना है, खारिज कर देना है? इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा, इस्तीफा स्वीकार नहीं। फिर आप उस महिला को बुलाएंगे, उससे बातचीत करेंगे। तो महिला से बातचीत, और इसमें ना ऑप्शन उस महिला को देने हैं, दोनों से भी करेंगे, पहले महिला से कर लो, जरूरी दोनों को साथ ही बुलाना है पहली बार में। पहले पीड़ित पक्ष से अलग से बात करनी चाहिए, उसकी मनःस्थिति समझनी चाहिए, मतलब सिंसियरिटी सिवियरिटी ऑफ क्राइम क्या है वो समझना चाहिए। उसके बाद तय करना है कि दूसरे पक्ष को किस मूड में बुलाना है, सहजता से बुलाना है या दबाव बना के बुलाना है, वो सब देखना पड़ेगा ना। तो महिला से बातचीत करके आपको उसको ये समझाना है कि इस्तीफा तो मत दीजिए, उसको बताना है कि आपके पास क्या क्या विकल्प है। इस्तीफे का तो विकल्प है ही नहीं आपके पास। विकल्प एक ये है कि समाधान निकालें उस व्यक्ति को अनौपचारिक रूप से डांट डपट के, उसे माफी मंगवा के, और दूसरा कानूनी प्रक्रिया। तो आप पहले कहें, जैसे डिपार्टमेंट के भीतरी प्रक्रिया होती है ना, प्रशासनिक या सांगठनिक स्तर पर, सांगठनिक प्रक्रिया से आप समाधान चाहती हैं तो वो भी हो सकता है, कानूनी प्रक्रिया से समाधान चाहती हैं तो वो भी हो सकता है। तो उस महिला को बताना कि आपके पास यही ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें। हम मतलब एक सिंपल तरीका है, कोई शिकायत करे उसको बोले कि देखो 2 ऑप्शंस हैं, आप कंप्लेंट करना चाहें लिखित कंप्लेंट दीजिए, तुरंत कमेटी बिठा देते हैं, बात खत्म, सोचना ही नहीं है। पर अगर आप ये चाहें कि उतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, उससे छोटा उपाय करके देखना है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। आप जो ऑप्शन चुनना चाहें चुन लीजिए, संगठन आपके साथ है, हर चीज में आपके साथ है। विकल्प हमेशा उसे दीजिए जो पीड़ित पक्ष है, और जो विकल्प देता है ना वो इतना स्मार्ट होता है कि वो दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है कि इनमें से कौन सा विकल्प उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सामने वाले के पास जीवन में पहला अनुभव है, उसको नहीं पता कि इससे मुझ पर क्या असर आने वाला है। तो ठीक से बताना भी तो होता है ना कि इससे क्या क्या प्रभाव होंगे, अच्छे बुरे, उसे बता दीजिए उसको। नंबर 3, अब कानूनी प्रक्रिया चुनी है तो शुरू कर दीजिए, विशाखा गाइडलाइन, बात खत्म कर दीजिए, उसके बाद तो कोई सोचना ही नहीं है। और यदि वो महिला कहती है कि नहीं मैं कार्यालय के स्तर पर समाधान चाहती हूं, तब उस केस में उस आरोपी पुरुष से बातचीत कीजिए। और ये बातचीत इस माहौल में होनी चाहिए कि सामने वाले की नानी मर्दा नहीं चाहिए। और नानी मारना बहुत बड़ी बात नहीं होती, अगर आपको ठीक से कानून का पता हो ना, ठीक से दबाव बना के बोलिए, हवा खिसक जाती है सामने वाले की। और ये बातचीत मतलब उस महिला के सामने नहीं, अकेले से पहले, है ना, पहले अलग अलग बात करके फिर एक साथ बिठाना चाहिए, और उसको प्यार मोहब्बत धमकी हर चीज का इस्तेमाल करके ये समझा देना कि या तो सुधर जाओ और माफी मांग लो लिखित, और नहीं तो करियर खत्म होने वाला है। तो एक तो माफी और सुधार, यानी कि माफी मांग ली, कल से फिर कार्यक्रम शुरू कर दिया। कई ऐसे होते हैं, मैं एक शब्द बोलने वाला था फिर मुझे ठीक नहीं होगा बोलना, कई ऐसे लोग होते हैं कि माफी मांगना मतलब पेशेवर तरीके से माफी मांगते हैं। आप कहेंगे गलती, सॉरी, अब क्या सॉरी, सॉरी अंदर से सभी नहीं आ रहा उसके, लेकिन इसको पता है कि सॉरी बोलने से भी मामला रफा दफा हो जाएगा, कल फिर देख लेंगे इसको। तो ऐसे नहीं, कोई जेन्युइनली माफी मांगने को तैयार हो जाए
भय हो जाना चाहिए, एक साथ ठीक ठाक भय हो जाना चाहिए। और ये भय कैसे होगा? उसको 2-3 केसेस कोट कीजिए, पता है क्या हुआ था 4 साल पहले उस ऑफिस में। आज तक आदमी परेशान है, इज्जत खत्म हो गई, 2 बार अटेम्प्ट टू सुसाइड कर चुका है, किसी तरह बचा हुआ है, यही हुआ था। अब दूसरा केस आने वाला है, करते हैं कंप्लेंट तुम्हारी, फिर वो आएगा, फिर स्टार परफॉर्मर का स्टारत्व खत्म हो जाएगा, फिर वो ठीक से सही सर पे आएगा और आपसे कहेगा, सर पे रास्ता निकालो ना सर, फिर जान बचाओ ना सर। और आप तो पहले महिला से बात कर चुके, जान बचानी है अभी उसकी एक बार। फिर बताइए कि जान बचने का एक ही रास्ता है, माफी मांगो लिखित, उसमें लिख के दो कि अगली बार अगर मैंने एक बार भी ऐसी बदतमीजी की तो मेरे खिलाफ सीधे एक्शन लिया जाए, ये लिख के दो, साइन करके दो। और जब इतना कोई करे तो उसके बाद एक मौका कोई बहुत असंभव नहीं कि आप दें जिसमें दूसरा पक्ष पहले सहमत हो चुका हो। तो अगर आरोपी पुरुष माफी सुधार के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता कंप्लेंट का ही है, यानी कि लीगल रास्ता। लीगल रास्ते पर जाने की शर्त है कि महिला भी तैयार हो उसके लिए, क्योंकि कई लोग लीगल रास्ता नहीं चुनना चाहते, शिकायत करना चाहते हैं किंतु लीगल रास्ते पर नहीं जाना चाहते, उसमें उनकी सहमति जरूरी होती है ना कि वो इस रास्ते पर जाना चाहें। और इसके साथ साथ देखिए, एक अच्छी केस स्टडी के समाधान में आपको समाधान केवल उस सिचुएशन का समाधान नहीं करना है, ये सोचिए कि वैसी स्थिति फिर से पैदा ना हो संगठन में, इसके लिए भी कुछ कीजिए। समाधान केवल शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, समाधान एक सिस्टमिक रिफॉर्म में तो होना चाहिए। तो चौथा कीजिए, कार्यालय की संस्कृति में, कार्यालय संस्कृति में सुधार, कार्यालय की संस्कृति या व्यवस्था में संशोधन। आखिरी बिंदु ये हमेशा सोचिए कैसे उस बिंदु को ला सकते हैं, क्या क्या संशोधन। सबसे पहले जितने पुरुष और स्त्री काम कर सकते हैं सभी को जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग। जेंडर सेंसिटाइजेशन को कहेंगे लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण, और जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा है विशाखा गाइडलाइंस भी। अच्छा रोचक बात है, जब हमने एक वकील से बात की, महिला वकील बहुत प्रसिद्ध हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आए और हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दें। उन्होंने कहा कि हम एक बार 50 लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो कई सेशंस करने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है, कई कीजिए ना, आइए तो सही। तो हमने पता नहीं वही रूढ़िवादी सोच से हमने सोचा कि सिर्फ महिला कर्मचारी को बोलेंगे ट्रेनिंग में बैठे अपने अधिकार समझ लें। तो उस वकील ने कहा नहीं, किसी भी सेशन में केवल महिलाएं नहीं चाहिए, केवल पुरुष नहीं चाहिए, दोनों साथ साथ चाहिए। तो फिर एक अनुपात बनाया गया कि जब भी ट्रेनिंग हो तो 50 लोग बैठे, 20 महिलाएं बैठे, 30 पुरुष बैठे साथ में। और उसने कहा ऐसे भी नहीं बैठना कि 20 महिलाएं वहां बैठ के बीच में एक हाईवे है, 30 पुरुष यहाँ बैठे हैं, ऐसे हाईवे नहीं बनाना है, बीच में मिक्स करना है, उनको मिक्सिंग के साथ बैठना है, जैसे वो ऑफिस में सामान्य रूप से बात करते हैं वैसे बैठे। ये ट्रेनिंग महिलाओं या पुरुषों को एक दूसरे के खिलाफ करने की ट्रेनिंग नहीं है। अधिकांश पुरुष भी ये समझ नहीं पाते कि क्या करना गलत है। तो उनका कहना कि हमारा विश्वास है कि 10 में से 9 लोग ये समझते ही कि क्या गलती है, वो गलती करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गलती है। तो वो एक साथ करना होता है, और वो ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद खोपड़ी खुल जाती है ठीक से। दूसरा, ये तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग हो गई। दूसरा क्या हो सकता है? ऊपर वाला सीसीटीवी और ई एडमिनिस्ट्रेशन के अन्य तरीके जो भी हो सकते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। फिर एक स्थायी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अगर नहीं है तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी स्थायी रूप से गठित ही कर दीजिए। अच्छा, ये थोड़ा कानूनी प्रावधान है ना, इस कानूनी प्रावधान से बचने के लिए हमने जो उपाय किया, हमने एक दूसरी कमेटी बना दी जिसमें संगठन की 3 महिलाएं काम करती हैं, और सारी लड़कियां जो काम करती हैं दृष्टि में ना, उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आपस में। उन सबको ये बता रखा है जब भी कोई ऐसी समस्या आए, ये 3 महिलाएं हैं, सीधे इनको मैसेज कीजिए, ये अपने लेवल पर डिस्कस करेंगे आपसे, आपको सही सलाह देंगे, और जरूरी है तो कंप्लेंट्स कमेटी में बात लेके जाएंगे। मतलब लीगल प्रोविजन से पहले इन हाउस प्रोविजन अगर हो जाए थोड़ा बेहतर होता है। तो आईसीसी स्थायी हो जाए या आंतरिक समिति कोई बन जाए, जिस आंतरिक समिति में महिलाएं ही काम कर रही हो, ताकि किसी महिला के लिए ये भरोसा हो कि उसकी बात गुप्त भी रहे और समाधान भी हो जाए। उसमें ऐसी महिलाएं हों जो गुप्त रखना भी जानती हैं, समाधान करना भी जानती हैं, दोनों गुण जिनमें हो। मतलब ये टिप्पणी महिलाओं पे नहीं है, पुरुषों में भी ऐसे बहुत सारे हैं कि बात सुनने तो पेट में पचती नहीं उनको, फिर वो सबको पोस्टर छाप के मानते हैं। महिलाओं में भी ऐसी हो सकती हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनमें दोनों गुण हों, समाधान करना भी जानती हों और बात को खुद तक रखना भी जानती हों, उनको समिति बनाइए और वो स्थायी रूप से समिति काम करती रहे, इससे माहौल बेहतर हो जाएगा। एक क्या है, सारा याद करो सिलेबस, सिटीजन चार्टर। विशाखा निर्देश में लिखा है कि ऑफिस में स्थान स्थान पर यह लिखा होना चाहिए कि क्या विशाखा निर्देश हैं, किन बातों को ध्यान रखना है। तो मतलब स्थान स्थान पर सिटीजन चार्टर की तरह से ये बताना कि इस ऑफिस में नियमों का पालन किया जाता है, सब लोग इसका ध्यान रखें। क्या होता है ना कि जब कोई व्यक्ति भूलने लगता है, अचानक देखता है अच्छा ठीक है, फिर वो ठीक रहता है। जैसे सीसीटीवी ना भी लगा हो ना, खाली कैमरा लगा दीजिए, बिना मतलब खाली ढक्कन लगा दीजिए, उसका अंदर कैमरा ना हो, और एक पोस्टर सा आता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, वो हर जगह लगा दीजिए, और कहीं कहीं छोटे छोटे गोल शीशे लगा दीजिए ऐसे करके, बस जिसको लेकर शक हो कि इसके अंदर कैमरा भी है। किसी को नहीं पता कैमरा है कि नहीं है उसके अंदर, लेकिन ये एहसास कि कैमरा है व्यक्ति के आचरण को जब ठीक रखता है रखता है कि नहीं रखता है, रखता है ना, माहौल ठीक बना रहता है उससे। तो वो सब कीजिए। हो गया समाधान? लिख लेंगे? हाँ नहीं, लेकिन ऐसी संभावना भी क्यों छोड़ेंगे भविष्य के लिए? नहीं, ये मान के चलिए, अगर किसी महिला ने आपको इस्तीफा दिया, ये कहा कि मुझे उसने परेशान किया, और यदि आपने उसको विकल्प नहीं दिए, और यदि आप उस पर ही संदेह करने लगे, तो विशाखा गाइडलाइंस के तहत आप भी दोषी हैं। फिर किसी महिला की शिकायत को ये मान के चलना पड़ेगा कि उसकी शिकायत को एक्सेप्ट तो करना ही होगा, उस पर तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हाँ,
कहा तो उसके बाद पुरुष को बुलाइए, बात कीजिए। आरोपी का मतलब क्या है? दोष सिद्ध थोड़ा, आरोपी मतलब जिसपे आरोप है, आरोप तो है उस पे। और इसमें एक पक्ष ये भी है, अगर पूरे प्रोसेस में आपको एकदम समझ में आ जाए, क्योंकि इस केस में क्या है ना, इस केस में बहुत सारे तथ्य दे रखे हैं, अभद्र एसएमएस भेजने का अभ्यस्त है, वो पक्ष भी दे रखा है, तो इस केस में इतनी सूचनाएं हैं कि आपका नेचुरली प्रिजम्पशन ये बन जाएगी कि पुरुष दोषी है। अगर केस ऐसा ना होता जिसमें कोई दूसरा तथ्य हमारे पास नहीं है, तो हम थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल रहेंगे कि पुरुष के पक्ष को जान लें, ठीक है। और ऐसे हर मामले में पीड़ित पक्ष जो है या जो पीड़ित होने की संभावना है उसके पक्ष में थोड़ा सा प्रिजम्पशन लेके चलना ये बुरी बात नहीं है, ठीक है। समय समय पर सर्वे भी होना चाहिए, समय समय पर ट्रेनिंग हो, रिपोर्टिंग हो, वो सब होता रहना चाहिए। अनौपचारिक बैठकें होती रहे। सबसे अच्छा पता क्या है, मैंने एक बार आपसे कहा था, अगर किसी ऑफिस में केवल पुरुष काम करते हैं तो वहां बदतमीजी होनी तय है। एक महिला बीच में वहां बिठा दीजिए, सब डिसेंट और सब गरिमापूर्ण अचानक हो जाते हैं, सब अच्छी कविताएं सुनाने लगते हैं, सब अच्छे गीत गाने लगते हैं, चित्र बनाते हैं अच्छे अच्छे, समझ जाते हैं। सबसे अच्छा ऑफिस वो है जहां पुरुष और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मिलकर काम करें, अनौपचारिक सहज माहौल हो। सहज माहौल में छेड़खानी जैसी संभावना वैसे ही नहीं बनती है, ये भाव बनने बंद हो जाते हैं क्योंकि सब लोग बहुत सहजता के साथ रहते हैं। तो ये सुझाव इनका अच्छा था कि कुछ अनौपचारिक साथ में वार्ताएं हों, बैठकें हों, घूमना फिरना हो जाए कंपनी की तरफ से, वो सब भी होना चाहिए। कुल मिला के वो तो जो होगा सो होगा। आप 250 शब्द लिख लेंगे इसके बारे में। अभी आप सब सोचेंगे मैं भी घूमने जाऊंगा, अभी ये सब नहीं सोचना है, घूमना फिरना बाद में देखिएगा। अभी ये बताइए कि इसका उत्तर लिख पाएंगे, नहीं लिख लेंगे, चलिए ठीक है। और कुल मिला के क्या लगा, बहुत रॉकेट साइंस है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस विच इज। अब मैं आपको दो चीजें और बताता हूँ, ट्रिक्स जी। हाँ कुछ क्या बोलिए। हमने क्या किया ना, उन चारों का ही मिक्सिंग की है। इतना स्कोप आप प्रश्न में आराम से ले सकते हैं कि 4 विकल्प हैं और अंत में आप लिखे चारों का मूल्यांकन करके कि मैं कौन सा विकल्प चुनूंगा। नीचे लिखिए, मैं इन चारों में से किसी एक को चुनने के बजाय इनको थोड़ा सा निश्चित करके निम्नलिखित रास्ता चुनूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेंस में क्या होता है ना कि सब्जेक्टिविटी का इतना स्कोप रहता है। ऐसा नहीं कि आप सटीक वही विकल्प, क्योंकि इतना लंबा विकल्प में लिखेंगे तो वही भर जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसा ऑप्शन हमेशा आप लेके चल सकते हैं कि मेरे द्वारा चुना जाने वाला विकल्प उपरोक्त विकल्पों के मिश्रण पर आधारित होगा, ऐसा रास्ता। हो गया, स्पष्ट हो गया? चलिए अभी जब आप लिखेंगे ना, ये तो पॉइंट्स बताए हैं, जब लिखेंगे तो एग्जैक्टली वो होगा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, अपने तरीके से थोड़ा चेंज कीजिएगा। अब सुनिए एक बात और, किसी किसी केस स्टडी में, हर एक में नहीं, जैसे 6 केस स्टडीज है ना, 6 केस स्टडीज में से एक आध में ये प्रयोग कीजिएगा और एक आध में दूसरा प्रयोग कीजिएगा, ताकि आपका उत्तर और सुंदर दिखे और आकर्षक दिखे। स्पेशली जो केस स्टडी थोड़ी छोटी सी हो। जैसे आजकल एक ट्रेंड ये चल रहा है, जब केस स्टडी की शुरुआत करते हैं आंसर की सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं लोग, इस मामले के प्रमुख हितधारक। हितधारक के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द होता है? स्टेक होल्डर्स, है ना। इस मामले के प्रमुख हितधारक। इससे एक बात समझ में आती है कि आप समझ पा रहे हैं कि इसमें हम किस किस को ध्यान रख के बात करने वाले हैं। ये बात केवल इस क और ख की बात नहीं है, इसके साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनको ध्यान रख के बात करनी है। अगर आप स्टेक होल्डर्स की सही पहचान करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसके मर्म को समझ पा रहे हैं। जैसे इसी मामले को देखें और आपको अगर लिखना हो, शुरू में लिख सकते हैं, पर ये हर एक में मत कीजिएगा। 6 प्रश्न है तो 1 या 2 मैक्सिमम, रिपीटेशन बार बार ना दिखे। तो बताइए इस मामले में हितधारक कौन कौन हो सकते हैं? एक तो हो सकता है आरोपी पुरुष यानी कि मिस्टर ए। एक हो सकती है शिकायतकर्ता या शिकायत करती, ठीक है। और वैसे होगा तो करती होगा या कर्त्री होगा? कर्त्री हो जाएगा, करता ही लिखिए, थोड़ी शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता मिसेस एक्स, क्या कहा? पीड़िता, ये भी ठीक है, पीड़िता कर लीजिए। 2 पक्ष तो ये हो गए। तीसरा पक्ष है कंपनी। चौथा पक्ष कंपनी के अन्य कर्मचारी हैं, नहीं है? अन्य कर्मचारी जो भविष्य में आरोपी या पीड़ित कुछ भी हो सकते हैं, या इनमें से कुछ भी ना हो, अदरवाइज उनका हित तो प्रभावित होगा ही होगा। इसके अलावा कौन हितधारक है इस मामले में? समाज। एक समय के बाद रुक जाना, अब यानी कि पर्यावरण, है ना। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। समाज इसलिए कि जिस समाज में हम काम करते हैं उस समाज में महिलाओं को ये भरोसा रहना चाहिए कि रोजगार की दुनिया में वो सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। इस सेंस में आप कह सकते हैं कि समाज भी एक हितधारक है, ठीक है। स्वयं कौन? आप कंपनी की तरफ से तो काम कर रहे हैं। हाँ, कंपनी ऐसा करे, फिर कंपनी और प्रबंधन, या तो आप मैनेजमेंट में है ना, या इसको अलग अलग, या कंपनी का प्रबंधन या कंपनी कर सकते हैं। मैनेजमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी बाद में कि आपने कैसे खारिज कर दिया। तो क्या इसमें छठा स्टेक होल्डर सरकार को मानना चाहेंगे आप लोग, या छोड़ सकते हैं? अरे जब तक लीगल एक्शन ना हो तब तक तो सरकार इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, तो छोड़िए, काफी है। बहुत लिख देंगे तो पाप भी नहीं है, नहीं लिखेंगे तो पाप नहीं है। तो अपने 6 केस स्टडीज में से 1 या 2 में शुरुआत में ये लिख के आइएगा स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा 1-2 प्रश्नों में शुरुआत ऐसे कीजिएगा, 1-2 में, सब में मत करना, खराब लगता है। अपने उत्तर को चमकाने के लिए एक जगह प्रयोग कर लीजिए। जैसे कोई सिचुएशन है, टफ सिचुएशन है और आप उस मामले में फंसे हुए हैं। फंसे मतलब आपको फैसला करना है, इसलिए फंसे हुए। तो मैंने देखा है कुछ आईएएस टॉपर्स ने अपनी केस स्टडी के उत्तर की शुरुआत एक खास पॉइंट से की कि इस मामले में अपेक्षित मूल्य व गुण कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे गुण या मूल्य हैं जिनकी परीक्षा इस केस के माध्यम से मेरे भीतर की जा रही है। भाव ये है।
तो क्या लिखेंगे? इस समस्या को सुलझाने के लिए अपेक्षित गुण या अपेक्षित मूल्य, एक हेडिंग ऐसा बना दीजिए। और उसमें 3-4 जो भी आपने पढ़ा टॉपिक नंबर 3 या टॉपिक नंबर 6 में, जैसे इस वाले मामले में है ना, हर मामले में नहीं, इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है। तो एक लिखिए ऑब्जेक्टिविटी, अगर ज्यादा नहीं आ रही तो नंबर 2 पे लिखिए इम्पार्शियलिटी। ये तो एक तरफ की चीज हो गई, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, वो सब तो हो गया एक तरफ। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि जो वीकर सेक्शन है उसके प्रति आपके अंदर कंपैशन ज्यादा होना चाहिए। तो कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस, एक ये भी तो है कि प्रिजम्पशन आपको महिला के पक्ष में लेके चलनी पड़ेगी इस मामले में। कंपैशन फॉर वीकर सेक्शंस, ये हो सकता है। और क्या क्या? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात है, बहुत सही बोले हो। ऐसी थोड़ा पक्की बात कह रहा हूं, ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलो ना, गजब कर दी एकदम। ट्रांसपेरेंसी है ना, ट्रांसपेरेंसी और एम्पैथी, क्या? नेतृत्व क्षमता, हाँ कह सकते हैं, और सबको साथ लेके चलने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी। कंपैशन के साथ में एम्पैथी भी लिख सकते हैं, यानी ये टटोलना कि कौन व्यक्ति कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, क्योंकि माथे पर लिखा नहीं है। और अभिनेता अभिनेत्री इतने अच्छे लोग होते हैं कि आप पहचान नहीं सकते कितना सच कितना झूठ है। तो ऐसे में एम्पैथी काम आती है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका रहती है। सिलेबस से 3-4 टॉपिक आई जाने चाहिए, और रैंडमली मत लाइएगा कि कुछ भी लगा दिया बीच में इस तरह से। तो सूत्र क्या है? 6 केस स्टडी में से 1 या 2 की शुरुआत ऐसे करेंगे, उसके बाद वही फार्मूला जो चल रहा था, उसमें ये नहीं लाएंगे जिसमें लाएंगे। 1 या 2 की शुरुआत इससे कर देंगे, फिर ये नहीं लाएंगे, सीधे बाकी फार्मूला। कुल मिला के 6 केस स्टडीज में से 2, 3, 4 में ये चीज दिख जाए और 1-2 में ना दिखे, ये कोशिश कीजिए। और मेरा ख्याल है कि इथिक्स के पेपर में बहुत अच्छा लिखेंगे तो 125 नंबर का स्कोप सच में है, और कुछ गर्दा ही उड़ा दिया तो 135 भी आ सकते हैं। चलिए, एक प्रकार की केस स्टडी हो गई। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका अभ्यास कर लेंगे। अब सेकंड टाइप उठाइए, 2013 का क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए, वो सेकंड टाइप की केस स्टडी। तमिलनाडु में शिवकाशी, इसमें शिवकाशी यूपीएससी ने लिखा है, वैसे शिवकाशी बोलते शायद उसे। पटाखा और दिया सलाई, आप बम पटाखे चलाते हैं? कभी चलाएं? मुर्गा छाप चलाया होगा ना? कभी दिवाली पे बम पटाखे चलाए होंगे, उसके डब्बे पे जो डिटेल्स है वो पढ़ेंगे ना, तो किसी भी कंपनी का बम पटाखा चला लीजिए, जब उसका एड्रेस देखेंगे तो शिवकाशी लिखा हुआ दिखेगा हमेशा, इनवेरिएबली। 100 डब्बे हैं तो 100 के 100 डब्बे में शिवकाशी मिलेगा, शिवाकाशी या शिवकाशी। और ये तमिलनाडु का इलाका है। तो बारूद उद्योग का भारत का सबसे बड़ा सेंटर जो है भैया, और बाल श्रम में सबसे बुरा नाम उस इलाके का है, उसी चाइल्ड लेबर पे केस स्टडी है। और कल को जब आप डीएम बनेंगे तो आपके ऐसे जिले कई बार मिलेंगे जिसमें ऐसी चीज चल रही होंगी, तो आसान नहीं होता उसको हैंडल करना। तमिलनाडु में शिवकाशी पटाखा और दिया सलाई निर्माताओं के समूहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था अधिकांशतः पटाखा उद्योग पर निर्भर है। इसी से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है और रहन सहन का स्तर भी सुधरा है। जहां तक पटाखा उद्योग जैसे खतरनाक उद्योगों के लिए बाल श्रमिक नियमों का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने श्रम हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की है, जबकि भारत में यह आयु सीमा 14 वर्ष है। पटाखों के औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को पंजीकृत तथा अपंजीकृत 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। घरों पर आधारित कार्यशालाएं एक विशिष्ट इकाई हैं। यद्यपि पंजीकृत अपंजीकृत इकाइयों में बाल श्रमिक रोजगार के विषय में कानून स्पष्ट है, घरों पर आधारित कार्य उसके अंतर्गत नहीं आते। ऐसी इकाइयों में माना जाता है कि बालक अपने माता पिता व संबंधियों की देखरेख में कार्य कर रहे हैं। बाल श्रमिक मानकों से बचने के लिए अनेक इकाइयां अपने को घरों पर आधारित कार्य बताती हैं और बाहरी बालकों को रोजगार देती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बालकों की भर्ती से इन इकाइयों की लागत बचती है, जिससे उनके मालिकों को अधिक लाभ मिलता है। आपने शिवकाशी में एक इकाई का दौरा किया जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 10-15 बालक काम करते हैं। उसका मालिक आपको इकाई परिसर में घुमाता है। मालिक आपको बताता है कि घर आधारित इकाई में वे बालक उसके संबंधी। आप देखते हैं कि जब मालिक यह बता रहा है तो कई बालक खीस निपोड़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब खीखी करके, इसका मतलब होता है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे वाला भाव। गहन पूछताछ में आप जान जाते हैं कि मालिक और बालक परस्पर कोई संबंध संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं हो पाए। ए, इस प्रकरण में अंतर्ग्रस्त नैतिक विषय स्पष्ट कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। बी, इस दौरे के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या एक्शन आप लेंगे? तो पहला विषय क्या है? नैतिक विषय, इथिकल इश्यूज क्या क्या है। सोचिए जरा इसमें क्या क्या नैतिक मुद्दे हैं, इस पूरे मसले में नैतिक विषय कौन कौन से हैं। इतना आसान होता है ना बोले बाल श्रम, वो तो है ही, पर गहराई में जाओ और बहुत बड़ी बातें नहीं करनी है, जैसे मानववाद, मानवतावाद, वो सब नहीं लिखना है ना, उस सिचुएशन में क्या है वो बताना है। हो गया? कितने नैतिक विषय सोच पा रहे हैं? 4 हो गए। हाँ, मतलब 3-4 आप सोच रहे हैं और ठोस हैं तो अच्छी बात है। कौन बताएंगे? उठिए, एक एक करके, एक बताइए आप पहले। बाल श्रम,
ऐसे में सबसे पहले बोलने वाला फायदे में रहता है। हाथ खड़ा कर लो, कौन कौन बताना चाह रहा है, बताओ भाई। मुझे वो शब्द बताओ जो लिखूं, या वाक्य संक्षेप में बताओ ना, बस सिंपल। इन दोनों को एक मान लें या अलग अलग मान लें ना। गरीबी व रोजगार का संकट उन परिवारों के सामने है। मतलब वो इसमें पता क्या, बहुत दूर की बात कहने से बचना है। मैं समझ गया उसकी वजह से शिक्षा आप लाए ना, मुझे इसमें भी पता लग रहा है यहाँ पर कि ये आए भी तो अंत में हल्का संकेत के रूप में आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत दूर की बातें जब बीच में आती हैं तो वो भटकाव सा होने लगता है। बहुत कंक्रीट लिखेंगे तो फायदा रहेगा। अब जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें इस केस स्टडी में बहुत सीधे सीधे सामने नहीं आ रही है ना। मतलब जब आप उस समस्या में अंदर उतरेंगे, बहुत गहराई में जाएंगे तो समस्या सामने आएंगी। तो बहुत दूर की कौड़ी जब ढूंढ के लाएंगे भी तो उसको अंत में हल्का संकेत के रूप में लिख दीजिए, लेकिन मुख्य नहीं। गरीबी, रोजगार, है ना, बेरोजगारी का संकट, गरीबी का संकट। अगर बच्चे अनाथ हैं लिखा होता तो हम बोलते बच्चों के अनाथ होने का संकट, लेकिन वो लिखा नहीं है तो हम प्रिज्यूम करने से बचेंगे। एक एक करके एक एक। मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोग उत्साह से लबरेज हैं एकदम कि मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं। हाँ बोलो भाई। बच्चों का अधिकार, बाल अधिकार, तो बाल श्रम नहीं कर देंगे। लाभ का लालच, ये एक अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। बोलो भाई, तुम बोलो। लेकिन आप मेरा भाव समझें, जितना ठोस लिखेंगे, कंक्रीट लिखेंगे, परीक्षा को उतना अच्छा लगेगा। बहुत दूर की बात लिखने से बचिए, बहुत जनरल सी बात लिखने से बचिए, ठीक है। इन सब बातों में एक बात अच्छी लगी मुझे, जिसको भी सही शब्द में लेके आएंगे, सही शब्द में लेके आएंगे उसको। हाँ, एक चीज जो दो लोगों ने कहा उसको हम जोड़ लें, और वो है कानूनों का दुरुपयोग। कि एक कानून बनाया गया था कि अगर घर के अपने बच्चे हैं तो उस मामले में बाल श्रम के नियम थोड़े से लचीले होंगे। उस कानून का दुरुपयोग करके लोगों ने, जो बच्चे घर के नहीं उनको घर का बता के दुरुपयोग करना शुरू किया। तो उस कानून का दुरुपयोग कैसे मैनेज करें, एक प्रश्न अधिकारी के सामने, ये भी इस मामले में आ जाएगा। एक और मुद्दा जो मैं उम्मीद करूं कि आप देख पा रहे होंगे, प्रतिपाल्यों में जागरूकता का अभाव। हाँ, तो 14 साल से छोटा बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं, कितना जागरूक होगा बेचारा। छोटा बच्चा तो नहीं जागरूक होगा ना। ये शब्द कहां से ढूंढ रहे हैं, प्रतिपाल्य? संविधान में, हाँ संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 23 में, शायद 21 में होना चाहिए, 23 में भी है। वार्ड शब्द होता है ना, वार्ड, उसका हिंदी अनुवाद है प्रतिपाल्य। इसमें ऐसा कहां से पता लगा आपको? मतलब इसमें यह लिखा हुआ है कि जो घरों पर आधारित काम है उसमें छोटे बच्चों को काम करने की परमिशन है। ये रुको, इस वाक्य में ये निहित है कि अगर घर के अंदर काम चल रहा है तो वो लीगली अप्रूव्ड है। बस वहां कंडीशन ये है कि घर के अंदर के बच्चे खुद ही काम करेंगे। मतलब इस केस स्टडी से अगर हम ये कहते हैं कि ये एक इशू है तो गलत है, क्योंकि कानून इस पर परमिशन दे रहा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है तो बचना चाहिए। क्या बात है, जवाबदेहिता की कमी, वाह। इसको बाल श्रम नहीं कह दे, ऐसा बाल श्रम जिससे बच्चों को ज्यादा खतरा है। तो बाल श्रम, इसको ब्रैकेट में लिखिए, खतरनाक उद्योग में। मैं जो एक प्रॉब्लम इसमें देख पा रहा हूं वो ये है, यस 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 यस, नाम बताओ पहले अपना। अमन पांडे। अच्छा, अमन बाबू ने वो चीज देख ली जो मैं कह रहा था कि आप लोग देखिए। बाकी लोग बोलने में लग रहे, ये देख रहे थे। जो मुझे भी लगा, आईएलओ के हिसाब से पटाखा उद्योग में 18 साल से छोटा बच्चा नहीं जाना चाहिए, और भारत सरकार 14 साल के बच्चे को परमिट कर रही है। भारत सरकार के मानक बच्चों के मामले में आईएलओ के मानकों से क्यों खराब हैं? क्या ये हमारे देश के सामने एक नैतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए? यानी भारत सरकार ने मान लिया कि भारत के बच्चों की जिंदगी 4 साल पहले से ही मैच्योर हो जानी चाहिए कि वो रिस्क की काम में चले जाए। मुद्दा ये भी तो है, 14 और 18 है। मतलब खतरनाक उद्योगों में बच्चों के काम करने की आयु का अंतर, ब्रैकेट में भारत तथा आईएलओ में, एक नैतिक मुद्दा है। हम इस पर कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है, पर हमें ये प्रश्न उठाना चाहिए कि धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि इस तरफ हम बेहतर करें। 14 से 15 करें, 16 करें, फिर 18 करें, पक्ष होना चाहिए। देखो जो बहुत अमूर्त बातें हैं ना, जैसे सामाजिक न्याय, जैसे एक बच्चे ने कहा सामाजिक न्याय, एक ने कहा मानवीय पूंजी का ह्रास, फिर ऐसी कुछ और बातें। ये गलत बातें नहीं है, बात गलत नहीं है। बात यह है कि आप एक सिचुएशन, छोटी सिचुएशन के बारे में बात करते हुए बहुत दूर की बातें कर रहे हैं। और दूसरा, कुछ ऐसी बातें जो उसमें लिखी नहीं है, आपने अनुमान कर लिया कैसा होगा। जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग इसमें दिख नहीं रही है, या तो कहेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की संभावना, फिर भी समझ में आता है। और जब फिर दूर की बात करें ना, दूर की बातों को लास्ट में लाइए। जैसे शिक्षा स्वास्थ्य में शुरू में नहीं लाना चाहूंगा, क्योंकि इस स्टडी में ऐसा नहीं दिख रहा कि एक भी बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाह रहा था, पढ़ नहीं पा रहा है, बीमार है, फिर भी काम कर रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है। ये दिक्कतें हैं, नेचुरली वो दिक्कतें हैं, पर वो दिक्कत उस केस स्टडी की प्राथमिक दिक्कत नहीं है। तो पहले जो प्राथमिक दिक्कतें हैं उन सबको लिख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद अंत में एक आध पॉइंट में आप कह सकते हैं
कि जो अन्य समस्याएं हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य आदि समस्याएं। तो अंत में एक संकेत के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आदि समस्याएं, मतलब बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य आदि समस्याएं। और जो बहुत स्वाभाविक सी बात है वही मत कहिए, जैसे फैक्ट्री के मालिक की लाभ कमाने की इच्छा। अरे यार, ये कोई कहने की बात है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर उद्यम करेगा, कुछ भी उद्यम करेगा, उसमें कुछ तो स्वार्थ उसका होगा ही होगा। जब तक वो स्वार्थ कानून के खिलाफ न जाए। अब यहाँ गए कानून के खिलाफ, तो क्या लिख दिया? कानून का दुरुपयोग। ये समस्या है। किसी उद्यमी में, किसी फैक्ट्री के मालिक में लाभ कमाने की इच्छा हो, क्या ये नैतिक समस्या है? वरना उद्यम होंगे कैसे दुनिया में कहीं भी? समस्या उसके लाभ कमाने की इच्छा में नहीं है, समस्या लाभ के लिए कानून का दुरुपयोग करने की इच्छा में है। तो कानून का दुरुपयोग नैतिक समस्या है, लाभ कमाने की इच्छा नैतिक समस्या नहीं। तो एकदम नीरक्षीर विवेक का इस्तेमाल कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, एकदम स्पष्ट रूप से पहचानिए कौन से नैतिक विषय इसमें है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अब देखिए इसमें क्या है। इस प्रकरण में अंतर्ग्रस्त नैतिक विषय स्पष्ट कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। पहला बिंदु क्या हो जाएगा? प्रमुख नैतिक विषय। एक तरीका है कि डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद नैतिक विषयों की व्याख्या, नंबर 1 वो उठाइए, 2 लाइन लिखिए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जितने पॉइंट्स हैं सबको लिखिए। ठीक है, मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि इसको बनाने के बजाय सीधे प्रमुख नैतिक विषय एक उठाया, उसकी व्याख्या 2 लाइन में की, दूसरा उठाया, उसकी व्याख्या की। वो तरीका भी ठीक है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे। ये पहला हिस्सा पूरा हो गया। और जहां जहां संविधान का, जैसे बाल श्रम की बात है और आप संविधान के आर्टिकल 23 का उल्लेख ना करें, है ना, 23-24 दोनों की, आप उन दोनों का उल्लेख करें जो शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं ना उसको, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 इस मामले में प्राथमिक है, और संभव हो तो उसका एक आध वाक्य अगर कोट कर सके तो वो बता दीजिए। ठीक है। ऐसे ही जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे उस समय तो सोशल जस्टिस पढ़ चुके होंगे, और सोशल जस्टिस में चाइल्ड लेबर से बचने के जो कानूनी प्रावधान है, या बंधुआ मजदूरी से बचने के जो कानून है, उनका उल्लेख भी आपको कर देना चाहिए कि इस संबंध में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 महत्वपूर्ण है। तो एक आध एक्ट का जिक्र कर देंगे, संविधान के प्रावधान का जिक्र करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब दूसरा हिस्सा है, इस दौरे के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अब प्रतिक्रिया का मतलब है एक कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि मैं क्या करूंगा, और ऐसा होना चाहिए चरणबद्ध, 1 2 3 4 5, जिसमें सारी प्रॉब्लम सोल्व हो या सॉल्यूशन की तरफ शुरुआत हो जाए। देखो एक वाक्य होता है बड़ा अच्छा, आदमी को अपनी डैश में रहना चाहिए, मतलब क्षमताओं में रहना चाहिए। आपने क्या बोला सर? औकात। हाँ, खराब शब्द है लेकिन भाव वही है। मैं तो वो नहीं बोलना चाह रहा था, मैं तो अपनी स्थितियों में रहना चाह, ये कहना चाह रहा था, लेकिन आपने शब्द अच्छा चुन लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डीएम हैं तो खुद को डीएम ही समझो, पीएम ना समझो। हाँ, अब मतलब हद को पार नहीं करना जीवन में कहीं भी ठीक माना जाता है, अपनी हद को पार नहीं करना चाहिए। आपको जितने अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के तहत जो कर सकते हैं कीजिए, और खुद रजनीकांत मत बनिए, या एमएसजी बोलते हैं उसको, मैसेंजर ऑफ गॉड जो था, वो मत बनिए। वो बाबा ने फिल्म बनाई खुद ही, डायरेक्टर भी खुद, एक्टर भी खुद, प्रोड्यूसर भी खुद, लेखक भी खुद, सब कुछ खुद। और मेरी तो हिम्मत पड़ी थी फिल्म देखने की, मैं तो केवल ट्रेलर देखा था, टीवी पे आ रहा था एक बार, उसमें बाबा खड़े, एक ऑटो आया, ऑटो को मारा, ऑटो उड़ गया, कार ही उड़ गई हाथ से मारने से। तो खुद को वैसा मत समझिएगा, है ना। इसी चक्कर में एक आदमी ट्रेन के सामने आ गया, ट्रेन को रोक के दिखा दूंगा, तो फिर बताइए आपको क्या हुआ होगा। तो जो समाधान करने की क्षमता आपके पास है, समाधान कर दीजिए। जो समाधान आप शुरू कर सकते हैं, पूरे नहीं कर सकते, शुरू कर दीजिए। जो समाधान ना शुरू कर सकते ना पूरे कर सकते हैं, उनके लिए जमीन तैयार करने का प्रयास कर लीजिए। कैसे? आपको करना क्या है, जैसे आप ऑफिस जाएंगे, आपने समझ लिया कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और कानून बनाना आपके बस की बात नहीं है। आपके बस की बात केवल कानून का इंप्लीमेंटेशन ठीक से हुआ या नहीं हुआ ये देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने देखा कि वहां पर गलत तरीके से काम हो रहा है, आप ऐसा नियम बना सकते हैं कि जब भी कोई बच्चा किसी भी उद्योग में काम करेगा, अभी तक क्या चल रहा है कि आपने छापा मारा, तब देखिए बच्चे कौन कौन है, उनसे पूछा, आप इसको रिवर्स कर दीजिए। और नियम बनाना डीएम के हाथ में आमतौर पे होता है, इतने नियम बना सकता है। ये नियम छोटे मोटे नियम होते हैं जो एक्ट की भावना से सुसंगत होते हैं। आप एक सर्कुलर जारी कर दीजिए कि जितनी भी पटाखा फैक्ट्रियां हैं उनमें जितने बच्चे काम कर रहे हैं, अगले 7 दिन के अंदर एक फॉर्म जारी कर दीजिए। उन सब बच्चों की फोटो लगाएं, उनके डॉक्यूमेंट्स लगाएं, और ये प्रमाण दें कि उसका मालिक के साथ क्या रिश्ता है, उस प्रमाण का एक डॉक्यूमेंट लगा दें। और साथ में एक एफिडेविट देगा मालिक कि इस बच्चे से मेरा ये रिश्ता है, अगर यह झूठ पाया गया तो मेरी फैक्ट्री के विरुद्ध जो भी कानूनी कार्यवाही होगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। एक एफिडेविट सबसे ले लीजिए। अधिकांश लोग तो एफिडेविट देने में ही मर जाते हैं, सोचा यार तो लिख दिया, अब तो मर ही जाएंगे, अब कैसे करें। तो सबसे पहले उन कंपनी को नोटिस भेजिए, जहां घपला हुआ ना वहां नोटिस भेज दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, जितनी फैक्ट्री है, क्योंकि दिक्कत केवल इस फैक्ट्री में थोड़ा ना है, तो सिंपल है, आपकी जिम्मेदारी सब फैक्ट्रियों को लेकर, सारे बच्चों को लेकर है। उन सारी फैक्ट्रियों को नोटिस भेज के उन सबसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा करें, और उसके बाद अगर कोई भी बच्चा आएगा तो उस बच्चे को ज्वाइन करवाने से पहले डॉक्यूमेंट सरकार के पास जमा करेंगे, सरकार वेरीफाई करेगी, उसके बाद बच्चा काम करेगा, उससे पहले बच्चा काम नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। ये तो आसान सा तरीका है। फिर जहां तक रोजगार का संकट है, गरीबी का संकट है, क्योंकि दरअसल आप जब नियम बनाएंगे तो बच्चे भी चाहेंगे कि नियम ना चल पाए, क्योंकि बच्चे भी ऐसे घरों से आए हैं जहां रोजगार जरूरी है उनके लिए। तो इसका तरीका यह है कि कुछ ऐसा प्रावधान, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार किया, प्रयास किया, बहुत सफल तो नहीं हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसके कुछ वैकल्पिक उपाय जो आपके पद के तहत संभव हो सकते हैं, और इस वैकल्पिक उपाय में आप एनजीओ की मदद लें, सरकार की मदद लें, और कुछ नहीं तो बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाए, और इतनी फेलोशिप जिससे कम से कम खर्चा निकल जाए। और बच्चे वैसे भी जब काम करते हैं फैक्ट्री में, कितना पैसा उनको मिलता है, नहीं के बराबर होता है। इतना पैसा तो सरकार भी दे सकती है उनकी पढ़ाई के लिए।
और अगर मान लीजिए वहाँ 3000 मिल रहा है और सरकार ने कहा कि हम 2000 देंगे, अब से पढ़ाई करो, तो सरकार के 2000 जो पढ़ाई के लिए हैं वो उस 3000 से बेहतर ही साबित होने वाले हैं। फिर स्कूल में जब फ्री में खाना भी मिलता है तो वो भी एक लालच होता है बहुत गरीब बच्चों के लिए, कम से कम खाना मिल जाएगा स्कूल जाने पर। वो सब उपाय जिससे बच्चे उस नौकरी की बजाय, उनके पेरेंट्स भी उस नौकरी की बजाय बच्चों के स्कूल जाने पर, शिक्षा पर, उन सब पे ध्यान दें। ऐसे उपाय जो आपकी सीमा में है वो उपाय आप यहाँ पर कर दीजिए। अब 14 और 18 वर्ष की बात आपके बस में नहीं है, कानून का दुरुपयोग आपके बस में नहीं है। मतलब कानून का दुरुपयोग तो आप रोक ही लेंगे एफिडेविट बनवा के, लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा है इसलिए कानून में संशोधन करना ही आपके बस में नहीं है। जो आपके बस में नहीं है उसके लिए क्या करना है, इसके लिए उपयुक्त स्तर पर बात को उठाना है। जैसे आप डीएम है तो आप अपने कमिश्नर को एक पत्र लिखेंगे। सरकारी नौकरी में एक नियम होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे हीरो ने बनने से पीएम को लिख दिया कि पीएम साहब मैं डीएम हूं, आप पीएम है, मेरी बात सुनो। ऐसे नहीं करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल अपने सीनियर को एक फाइल के थ्रू सुझाव भेजिए कि महोदय मैंने कुछ कार्रवाइयां की, इसमें यह पाया कि इस कानून के दुरुपयोग के निम्नलिखित कारण हैं, और उसमें आप बताइए कि क्योंकि 14 से 18 वर्ष का जो अंतर है इसकी वजह से 14 साल 13 साल के बच्चे अप्लाई होते हैं। अगर हम भी आईए लोग की तरह 18 साल का नियम मान लेंगे तो स्थितियां बेहतर होंगी। कृपया अगर ये ठीक लगे तो इसे विधि विभाग तक पहुंचाइए। और दूसरा ये कि रिश्तेदार वाले कानून का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। मैंने अपने स्तर पर यह प्रयास किया है कि एफिडेविट लूं, और यदि आपको ये उचित लगे तो ये अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है, एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो आप अगर एक जिले को संभाल रहे हैं तो आपका हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो समझ में आ रहा है अपने से ऊपर के अधिकारी को बताएं कि ये एक समाधान हो सकता है, फिर वो विचार करेंगे। और आमतौर पर क्या होता है, हर सरकार में एक आध डीएम या एक आध एसडीएम कुछ करता है जो मुख्यमंत्री निर्देश देके हर डिवीजन में, हर सब डिवीजन में अप्लाई करता है, क्योंकि वो अच्छा सुझाव है। अंतिम बात ये वाली जो है बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य वगैरह, इसके लिए जो प्रोविजंस हैं उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो वो कर लीजिए। और जब भी ऐसा कोई डेवलपमेंटल काम हो इंप्लीमेंटेशन में, उसमें हमेशा अपने साथ में सिविल सोसाइटी, मीडिया और एनजीओ उन सबको साथ में ले लीजिए। सिविल सोसाइटी, मीडिया, एनजीओ, हर शहर में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, सम्मान की भूख है, उन्हें थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए कि 100 बच्चों को उसने गोद लिया और कहा कि इनकी शिक्षा का खर्चा मैं उठा लूंगा, और उसका नाम वाम ठीक से कीजिए। डीएम ने अपने घर पे बुलाया, डीएम ने सम्मान दिया, शॉल उड़ाई, फोटो हर जगह छाप दीजिए। वो इतना मस्त हो जाता है, उसको लगता है कि 100 क्या 200 बच्चे दे दो मुझे, इतना सम्मान मुझे मिल गया है। तो जिसको सम्मान चाहिए उसे सम्मान देकर अगर समाज से जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाहिए। मीडिया को इन्वॉल्व कीजिए कि मीडिया ऐसे लोगों का खूब सम्मान कर दे। ये सब है जो करने वाली बात है। लिख पाएंगे तो ऐसा करते हैं, बाकी 2 केस स्टडीज करते हैं, एक सैंपल, फिर हम टॉपिक 5 शुरू करेंगे, साथ साथ ही करते चलेंगे, एक एक अभ्यास करते चलेंगे। जाइए।